चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को यहां पर पता है कि आज का टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है और ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि दोनों टॉपिक शॉर्ट ट्रिक में भी खत्म करनी है और इसके एमसीक्यू भी हैं। जो भी एमसीक्यू आपके प्री परीक्षा में आ चुके हैं या वर्ग 1 में या वर्ग 2 में या बाकी एग्जाम में सीटेट वगैरह में या जहां कहीं भी आपके टीजीटी में भी कई बार ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आ चुका है भैया। तो इसमें यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज प्रैक्टिस भी आपकी बेहतरीन होने वाली है शब्द शक्ति की। और शब्द शक्ति के बाद अगर हम बात करें तो फिर यहां पर आपके बिम्ब के जो क्वेश्चंस हैं, बिम्ब के बड़े शानदार प्रश्न है भैया। और याद रखना बिम्ब और आपका यहां पर शब्द शक्ति ये दोनों ही अभी क्लियर हो जाएंगे बेटा। मात्र 2 घंटे में सारी चीजें कवर होने वाली है। पहले मैं आपको यहां पर शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जितने भी विद्यार्थीगण यहां पे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी एक बार शब्द शक्ति का पूरा फॉर्मेट समझ लो ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए और पुराने वालों को कुछ नया डाटा मिल जाएगा इसमें। क्योंकि अभी यहां पर जो राजस्थान और यूपी में कुछ पेपर हुए हैं उसमें शब्द शक्ति के कुछ अलग से प्रश्न आए हैं जो हमने आज तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो सारे फैक्ट अभी आपको 2 मिनट में मिलने वाले हैं। चलो भैया, अब आप लोग यहां पर देखना, जैसे हम बात करते हैं ये जो आपके प्रश्न है, प्रश्नों को तो बाद में देखेंगे। अच्छा, पहले हम 2 मिनट के लिए शब्द शक्ति का पूरा फॉर्मेट समझ लें। एग्री है तो थम्स अप करें, नहीं तो क्वेश्चन करें भैया। हाँ बिल्कुल भैया, क्वेश्चन करें या फॉर्मेट समझना है जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि फॉर्मेट में पूरी शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दूंगा। आंख बंद करके एक बार देख के चले जाना, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा लाडलो, ठीक है ना। हाँ, बस 5 मिनट का समय मुझे देना और उसके बाद आपके शब्द शक्ति के ना तो क्वेश्चन गलत होंगे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आपका, ठीक है। समझना आपको यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द शक्ति की। तो आपकी यहां पर जो शब्द शक्ति इसका फॉर्मेट समझना भैया, शॉर्ट ट्रिक भी समझना, अलंकार कौन सा कहां पर आएगा ये भी समझना। शब्द शक्ति की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने यहां पर देखा होगा शब्द शक्ति को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है भैया। कितने पार्ट में? तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया भैया, इसके यहां पर कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए लाडलो। कितने हो गए? 3। अब जैसे ही हमने 3 पार्ट पढ़े, बोला सर कौन कौन सा होता है, तो आप लोग याद रखना, एक यहां पर होता है अमिघा, एक होता है यहां पर कौन सा भैया? लक्षणा, और एक यहां पर कौन सा होता है लाडलो? व्यंजना। कौन सा होता है? व्यंजना। इसके फैक्ट है 19 या 20 फैक्ट है लाडलो, बस। हाँ, उन 20 फैक्टों को आप लोग और समझ लेना लास्ट में। अब देखो अमिघा की अगर हम बात करें तो यहां पर अमिघा क्या होता है, तो आप लोग याद रखना अमिघा के अंदर भी आपने भेद समझे होंगे भैया। एक होता है रूढ़, एक होता है यहां पर यौगिक होता है, एक यहां पर आपका योग रूढ़ भी होता है। तो आपसे यहां पर पूछा जाएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो जो अमिघा है इसके यहां पर भेद आप लोगों ने भैया पढ़ ही लिए होंगे। लेकिन जब लक्षणा के भेद की बात होती है, हाँ लक्षणा के जब यहां पर भेद की बात होती है, फुल स्क्रीन करके देख लो आज की क्लास, मतलब समय बर्बाद मत करना बेटा। अपन अभी कोई बात नहीं करेंगे, केवल यहां पे पढ़ाने पे फोकस करेंगे, बाद में जो भी डिस्कशन है वो अपन कर लेंगे। जैसे लक्षणा की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो लक्षणा का कंसेप्ट यहां पर क्या होता है? एक रूढ़ा लक्षणा होता है, एक प्रयोजनवादी होती है। तो याद रखना यहां पर इसके कितने भेद होते हैं बेटा? 2 होते हैं। एक आप लोगों ने यहां पर देखा होगा, एक होता है रूढ़ा लक्षणा होती है और एक यहां पर कौन सी होती है लाडलो? प्रयोजनवादी होती है। तो ये भी आपका ठीक है भैया, और रूढ़ा और प्रयोजनवादी भी होती है। अब यहां पर आगे चल के अगर हम बात करें तो प्रयोजनवादी को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो आपकी प्रयोजनवादी होती है उसको भी यहां पर आपका अलग अलग पार्ट होते हैं। इसमें यहां पर क्या होता है लाडलो? प्रयोजनवादी के भी 2 पार्ट होते हैं। एक इसमें होता है गौणी, एक कौन सा होता है? गौणी लक्षणा होता है, और एक होता है शुद्धा लक्षणा। तो एक यहां पर कौन सा हो गया लाडलो? ये गौणी लक्षणा हो गया। एक यहां पे कौन सा हो गया भैया? शुद्धा लक्षणा हो गया। अब आगे चल के इसके भी पार्ट हो जाएंगे लाडलो। अब जो गौणी होता है इसके 2 होते हैं, सरोपा और साध्य वशाना। तो यहां पर याद रखना इसके कितने पार्ट होते हैं भैया? 2। इसके कितने होते हैं? 2। एक आप लोगों ने यहां पर पढ़ा होगा सरोपा, एक यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा साध्य वशाना। तो याद रखना ये इसके पार्ट हो गए भैया। इसके बाद यहां पे शुद्धा लक्षणा के भी 2 पार्ट होते हैं, उपादान और लक्षणा होता है बेटा। इसके कितने पार्ट होते हैं? 2। तो आप लोगों ने यहां पर पढ़ा होगा, एक होता है उपादान और एक होता है लक्षणा। एक होता है उपादान
उपादान लक्षणा होता है, एक होता है यहाँ पे लक्षण लक्षणा भी होता है। तो आपके इसके भी कितने पार्ट हो गए लाडलो? 2 हो गए। कितने हो गए? 2। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया भैया, सब कुछ पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखना व्यंजना, व्यंजना में होता है बेटा, एक होता है यहाँ पे शाब्दी व्यंजना होता है, और एक यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा लाडलो आर्थी व्यंजना होता है, आर्थी व्यंजना होता है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना, ये तो हो गया पूरा आपका फॉर्मेट। अब इसमें ट्रिक से समझना भैया, अब इसमें पूरा ट्रिक से समझना, क्योंकि ये ट्रिक आपके दिमाग में अब सेट हो जानी चाहिए। 4-5 दिन बचे हुए जीवन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। आप लोग यहाँ पर इस चीज का बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि काश ये क्लास हमको एक दिन पहले मिल जाती, लेकिन याद रखना ये इसलिए है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए भैया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर क्या क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक एक करके सभी चीजों को देखते जाएंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी ट्रिक समझते हैं, फिर हम इसकी ट्रिक समझते हैं, और ट्रिक से आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया, ठीक है, डन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा सभी ने? हाँ हो गया बेटा, सभी का थम्स अप करके बता दो एक बार। ओके डन। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें बेटा। ओके चलो ठीक है, डन भैया। अब सुनना, सुंग सुंग के आंसर लगाना। आप सबसे पहले यहां पर समझ लेते हैं अमीघा को भैया। इसके फैक्ट क्या क्या है, इसकी ट्रिक क्या क्या है। अमीघा शब्द शक्ति समझना, एक एक करके सबको समझना। अमीघा शब्द शक्ति यहां पर समझना लाड लो। इसमें यहां पर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो यहां पर याद रखना, अगर हम बात करें तो इसे यहां पर क्या कहा जाता है? अग्रिमा भी कहा जाता है, इसे यहां पे प्रथमा भी कहा जाता है लाडलो। अगर कोई आपसे पूछेगा तो इसे यहां पर क्या क्या कहा जाता है? अग्रिमा भी कहा जाता है, इसे प्रथमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कई जगह यहां पर इसे मुख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्या भी कहा जाता है, और इसे अभिधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अभिधा भी कहा जाता है। तो ये तो इसके नाम हो गए लाडलो, ये तो यहां पर इसके नाम हो गए। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताइएगा अमीघा शब्द शक्ति यहां पर क्या होती है, तो जो सीधा सीधा अर्थ दे, जो यहां पर सीधा सीधा अर्थ दे, सीधा सीधा अर्थ दे, उसे यहां पर क्या कहा जाता है भैया? उसे अमीघा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिधा। तो यहां पर याद रखना, जो अभिधा होती है वो यहां पर क्या होती है? तो जिसका सीधा सीधा अर्थ निकले, कोई घुमावदार बात ना हो, जैसा बोला जाए सेम टू सेम वैसा ही समझा जाए, उसे यहां पर क्या कहा जाता है? अभिधा कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? एक बार थम्स अप कर दो भैया। हाँ, इसको यहां पर आपने देखा होगा, एक नाम और लिख लेना, इसको पद शक्ति भी कहा जाता है, इसको यहां पे पद शक्ति भी कहा जाता है। अगला यहां पे कंसेप्ट आप लोग देखना भैया, अगला यहां पे आप लोग कंसेप्ट इसमें समझना। और यहां पर क्या क्या हो सकता है, तो इसे यहां पर वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या अविद्यार्थ भी कहते हैं, भी कहते हैं, भी कहते हैं। तो आप लोग यहां पर सीधा सीधा याद रखना, जब भी आपको ऐसा कंसेप्ट दिया जाएगा कि सर यहां पर और इसका क्या क्या हो सकता है, और यहां पर किस प्रकार से ये हो सकता है, तो आप लोग यहां पर सीधा सीधा याद रख लेना। ठीक है भैया? हाँ बहुत बढ़िया, हाँ सर डन, ठीक है। हाँ। चलो अब एक यहां पर फैक्ट लिखना जो आपका आ सकता है। जैसे यहां पर शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार यहां पर फैक्ट समझना। आप लोगों ने यहां पर देखा होगा, शुक्ल जी ये कहते हैं कि शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? तो शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली, मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली, बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। तो जब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा
तो आप लोग यहां पर इस चीज का बिल्कुल यहां पे दिमाग में सेट कर लो भैया कि आखिर ये क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अग्रिमा प्रथमा मुख्य पद शक्ति, सीधा सीधा अर्थ दे, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अमिद्यार्थ भी इसको कहा जाता है। अब देखना यहां पर, अब देखना यहां पर शुक्ल जी ने ये कहा था, शुक्ल जी ने अमिधा के बारे में कहा था कि भैया ये जो अमिधा शब्द शक्ति है, शब्द के मुख्य अर्थ का यहां पर बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? अभिधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अभिधा कहा जाता है। और आचार्य देव ने अभिधा को क्या माना है? अभिधा उत्तम काव्य है। तो यहां पर याद रखना, अभिधा शब्द शक्ति को यहां पर उत्तम किसने माना है? देव ने माना है भैया। किसने माना है? देव ने माना है। तो ये चीज भी आप लोग यहां पर याद रखना। अब समझना भैया इसमें यहां पर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले याद रखना, जैसे मान लो यमक अलंकार आएगा, यमक अलंकार आएगा, यमक अलंकार। दूसरा यहां पर याद रखना यमक भी आ जाता है, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा उत्प्रेक्षा भी आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? तो यहां पर याद रखें, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यमक अलंकार हो गया या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, उसे यहां पर क्या कहा जाता है? तो उसे यहां पर याद रखना अभिधा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अभिधा कहा जाएगा। ये चीज आप लोग यहां पे ध्यान रखना, ये चीज आप लोग यहां पे ध्यान रखना भैया। जब भी आपको दिया जाएगा तो मामला आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे अब कुछ उदाहरण समझना जो आपके आ चुके हैं। अब यहां पे समझना भैया उदाहरण, अब यहां पे आप लोग समझना उदाहरण। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। बेटा सब लोग शांति के साथ इस क्लास को देखना। हाँ बिल्कुल, हाँ डन, मजा आ गया सर, अभी तो मजा आने वाला है भैया। हाँ जैसे आप लोगों ने यहां पर बोला कि भैया छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र पुस्तक पढ़ता है, तो ये सीधी सीधी बात है भैया। आपने यहां पर बोला कि गाय घास खाती है, गाय घास खाती है, गाय घास खाती है, सीधा सीधा है। आपने यहां पर बोला कि मोनू सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा भैया? तो अभिधा हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? अभिधा हो जाएगा आपका। तो ये चीज आप लोग यहां पर याद रखना, ये चीज आप लोग यहां पर याद रखना। इसके बाद यहां पर एक और आपका एग्जाम्पल आता है कि ये आ चुका है भैया, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ये भी आपका किस में जाएगा? तो ये भी आपका अभिधा में जाएगा लाडलो। किस में जाएगा? अभिधा में जाएगा। इसके बाद यहां पर याद रखना एक आता है सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर, मानो नीलमणि सेल पर, नीलमणि सेल पर आपत पड़ियो प्रभात। तो यहां पर याद रखना ये जो आपको दिया गया है, जब भी आपसे पूछा जाएगा सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर अतप परियो प्रभात, तो यहां पर इसमें क्या आ गया भैया? यहां पर आपका ये मानो आ गया। और ये बताइएगा जब भी यहां पे मानो, जानो, मनहू, जनहू, उत्प्रेक्षा, सूंघ लो, क्या हो गया? अभिधा। या फिर आपको यहां पर दे दिया कोई एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल यहां पर किसका है? वो एग्जाम्पल सारंग ले, सारंग गई, सारंग, तो यहां पे सारंग, सारंग मतलब क्या हो गया? यमक हो गया। क्या हो गया भैया? यमक हो गया। सजना है मुझे, सजना के लिए यमक हो गया, अमिदा हो गया। काली घटा का घमंड घटा, अमिदा हो गया। आपसे यहां पर बोला माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार रे, मन का फेर, तो ये भी आपका किस में जाएगा? अभिधा हो गया। आपने यहाँ पर तो पे वार उर्वशी हवे उर्वशी समान, तू मोहन के उर्वशी, तो भैया याद उर्वशी उर्वशी आ रहा है, सूंघ के लगा दो, क्या हो जाएगा आपका? तो आपका यही हो जाएगा। आपने यहां पर बोल दिया कि भैया कनक कनकते सोगने, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये भी आपका किस में जाएगा? तो जहां पर भी आपका इस तरीके की रूपरेखा आएगी, यमक आएगा, वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा लाडलो? तो वहां पर आपका अभिधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? अभिधा हो जाएगा। जैसे एक आ चुका है आपका कि जेते नव तारे तेते नव तारे, तारे तारे आ गया, यमक हो गया, मतलब कौन सा हो गया? अभिधा हो गया। कौन सा हो गया लाडलो? अभिधा हो गया। क्लियर है बात यहां पर? इसके बाद यहां पर एक और आ चुका है इसमें एग्जाम्पल, आपने देखा होगा,
आपने यहां पर पढ़ा भी होगा कि उस काल मारे क्रोध को तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो आ गया, और मानो मनहु जानो जनहु सूंघ लो, और सीधा सूंघ के लगा दो अभिधा, बात खत्म। या फिर गांव की भाषा है, या फिर गांव की सीधी भाषा का प्रयोग हो, गांव की भाषा का प्रयोग हो जो यहां पे सीधे समझ में आए, जो सीधे समझ में आए, समझ में आए, कोई 3 2 5 ना हो, जो हो सीधा है भैया। हाँ, जो हो सीधा है, सीधी सीधी बात बोलते नहीं गांव में, देखो भैया बात करनी सीधी सीधी करो, घुमा फिरा कर मत करो तो भाग जाओ, तो घुमा फिरा कर बात मत करना, ये आपका अभिधा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिधा कहलाएगा। ठीक है ना भैया? हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। एक बार थम्स अप कर दो रे कबूतरों, फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन। कहां दिक्कत आ रही है? हाँ डन, एक बार आगे बढ़ जाते हैं अपन। अभी फैक्ट देखना इसके खतरनाक वाले, बेहतरीन फैक्ट आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। घबराने की बात ही नहीं है लाडलो, तुम लोग काहे के लिए घबराओगे? ये बताओ क्यों घबराना? हाँ, जब हमने पढ़ लिया है। अब देखना भैया, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए सबने, आगे बढ़ जाए, अभी क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं। हाँ चलो भैया, भैया 1 ठो 2 ठो क्वेश्चन तो आ ही जाने हैं इससे। हाँ, जितने भी मोड़ा मोड़ी पढ़ रहे ना, 1 ठो 2 ठो क्वेश्चन मिल ही जाने हैं आपको। देखना भैया, अब आपको दिया गया है लक्षणा, लक्षणा का कंसेप्ट समझना, लक्षणा का कंसेप्ट यहां पे समझना। देखो यहां पे तो आप लोगों को मैं बता दूं लक्षणा के बारे में, तो ये तो लिख लो ट्रिक, लक्षणा की ट्रिक लिखना भैया। हाँ, आप लोग यहां पे समझने का प्रयास करना। अब ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। सबसे पहले यहां पर क्या होगा भैया, मुख्य अर्थ में बाधा, जहां पर मुख्य अर्थ में बाधा होगी वहां पर क्या हो जाएगा लाडलो, लक्षणा होगा, यस या नो। अगला, जहां पर आपके मुहावरे का प्रयोग होगा, मुहावरा, मुहावरा, या फिर आपकी लोकोक्ति का प्रयोग होगा, लोकोक्ति का प्रयोग होगा, या फिर आपका तुलना की जाए, तुलना की जाए, तो समझ जाना वो यहां पर कौन सा हो जाएगा लाडलो, लक्षणा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लाडलो? लक्षणा हो जाएगा। तो अब यहां पर याद रखना, अब यहां पर याद रखना, लक्षणा की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका यहां पर जैसे उपमा अलंकार है, या फिर रूपक है, या फिर मानवीकरण है, या फिर मानवीकरण है, ये यहाँ पे तीनों अलंकार इसमें धूम मचाते हैं, ये तीनों अलंकार इसमें धूम मचाते हैं। और जब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा तो फिर आप लोगों के सामने ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहां पर जैसे ही आपके सामने आएगा कि भैया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पीपल पात सरिस मंडोला, सीधा उपमा आएगा। और यहां पर मुख चंद्रमा, ठीक है ना, या मुख चंद्रमा सो, तो रूपक आएगा, या फिर आपका यहां पर उपमा आएगा, या फिर मानवीकरण ज्यादा आता है। मानवीकरण प्रयोजनवादी में, प्रयोजनवादी को ही मानवीकरण कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे ना मानवीकरण का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां होता है, तो जो प्रयोजनवादी लक्षणा होती है ना उसमें सूंघ के लगा देना, क्योंकि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग प्रयोजनवादी लक्षणा में ही होता है। 2 भेद होते हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवादी, उसको भी समझते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखना, अब आपको यहां पर दिया गया है, आगे बढ़ना, जैसे आपको यहां पर दिया गया लक्षणा के, अगर हम भेद की बात करें तो लक्षणा के लाडलो कितने भेद होते हैं, ये भेद थोड़े इंपोर्टेंट है, ये तो सबका बन जाता है। मुहावरेदार भाषा आ गई, मुख्य अर्थ में यहां पर बाधा आ गई। जैसे अभी बोला था कि मोहन सुनता नहीं है, बोलो मोहन के कान नहीं है, 9 2 11 हो जा, ठीक है भैया, 9 2 11 होना मुहावरा है आपका। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, भैया लोकोक्ति है आपकी, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो लोकोक्ति, मुहावरे, उपमा, रूपक, मानवीकरण सब किसमें, तो लक्षणा में जाएंगे। हाँ बता रहे भैया, हाँ आकांक्षा शिवम तिवारी जी रुक जाइएगा, ठीक है। अब देखो एक कौन सा होता है, रूढ़ी लक्षणा होता है, इसको यहां पे क्या कहा जाता है, रूढ़ा लक्षणा। एक होता है लाडलो प्रयोजनवादी, प्रयोजनवादी, दोनों में अंतर समझ जाओ, मामला क्लियर। क्योंकि आप लोगों को इनमें अंतर करना नहीं आता। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों को, तो बच्चों को यहाँ पे लक्षणा, अभिधा
और व्यंजना तो आती है। जैसे रूढ़ फंस गया, रूढ़ा और प्रयोजनवादी फंस गया, अपने फेफड़े बाहर, अपने सीधे फेफड़े बाहर आएंगे। आज के बाद ये भी गलत नहीं होगा, सुनना भैया। इसका मतलब होता है जब लोकोक्ति का प्रयोग हो, जब लोकोक्ति या मुहावरा, अगर लोकोक्ति मुहावरा आता है तो उसे रूढ़ा कहा जाता है। कबूतरों क्या कहा जाता है? अब गलत होगा कि नहीं, ट्रिक लिख लो। जहां पर मुहावरा आएगा, लोकोक्ति आएगी, बोला सर कैसे? मैंने बोला यहां पर 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, ठीक है। ये क्या है भैया? तो आपका लोकोक्ति मुहावरे जब भी आएंगे वो किस में जाएंगे? रूढ़ा में। जैसे आपको इसमें देता है एक क्वेश्चन, आपका सबसे ज्यादा बार आ चुका है, राजस्थान वीर है। राजस्थान क्या है भैया? वीर है। तो यहां पर याद रखना। अब एक और कंसेप्ट आप लोग यहां पे समझना भैया, इसमें यहां पर क्या होता है, जैसे आपको अगर बहुब्री समास के भी जो शब्द आते हैं वो भी आपके रूढ़ा में चले जाते हैं, लेकिन ये वाला फैक्ट पूछा नहीं जाता आपका, ठीक है भैया। हाँ, जैसे आपको यहां पर दे दिया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा, ये भी आपका क्या होगा भैया? तो ये भी आपका रूढ़ा हो जाएगा। एक और आ चुका है, जैसे यहां पर हाँ, पंजाब लड़का है। अब ये होता, पंजाब को लड़का बना दिया, समझ रहे हो ना भैया? हाँ, तो रूढ़ा का मतलब ही होता है कोई भेद ना होना। पंजाब शेर है, पंजाब लड़का है, पंजाब यहां पर क्या है भैया? तो आप यहां पे मध्य प्रदेश शेर है, मध्य प्रदेश वीर है, ये सब आपका किस में जाता है? रूढ़ा में जाता है। किस में जाता है? रूढ़ा में जाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भैया? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। वर्ग 2 का पेपर है, मजाक नहीं है, अंदर से क्वेश्चन। अब देखना, प्रयोजनवादी का मतलब यहां पे देखना भैया, मानवीकरण अलंकार आएगा, मानवीकरण अलंकार अगर आएगा तो समझ जाना वो कौन सा हो जाएगा? प्रयोजनवादी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया रूढ़ा? एक बार थम्स अप कर दो बेटा, ताकि मुझे शांति मिल जाए कि मैं समझा पा रहा हूं। हाँ, शांति मिल जाए, ठीक है, डन। अब देखना, इसमें यहां पर उपमा भी आएगा और रूपक भी आएगा। अब देखो तीनों चीजें क्लियर, तीनों चीजें कंप्लीट क्लियर हो गई कि भैया हमसे लक्षणा पूछेगा तो सब लक्षणा में जाएगा, लेकिन अगर रूढ़ा पूछ ले और प्रयोजनवादी पूछ ले तो दोनों में यहां पर जब आप कंपैरिजन करते हो, जब आप उन दोनों में भेद नहीं कर पाते कि सर इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, तो आज के बाद सूंघ के आंसर लगाएंगे। पर कैसे? मानवीकरण आ गया, लक्षणा, उपमा रूपक आ गया, लक्षणा, लेकिन लक्षणा में कौन सा है? तो प्रयोजनवादी होगा। कौन सा होगा भैया? प्रयोजनवादी हो गया, ठीक है। जैसे देखना, जैसे यहां पर देखना, आप लोगों ने यहां पर एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा भैया, आप लोगों ने यहां पर एग्जाम्पल कई सारे पढ़े होंगे भैया। हाँ, जैसे आपने बोला कि रमेश हाथी है, रमेश हाथी है। अब देखो, रमेश को हाथी बना दिया, हाथी के समान बना दिया उसको। समझ में आ रही बात यहां पे? जैसे आप लोगों ने यहां पर बोला कि सफेद टोपी जा रही है, सफेद टोपी जा रही है, मतलब यहां पर याद रखना, सफेद टोपी जा रही है मतलब यहां पर क्या हो रहा है भैया? पगड़ी की लाज रखिए, सफेद टोपी जा रही है, उसके मन को बांध लिया है, ठीक है। या आपने बोला यहां पर, मान लो ये क्वेश्चन आ सकता है, मेघ आए बन ठनकर, मेघ आए बन ठनकर। अगला, अगला यहां पर देखना भैया, आपको यहां पर और भी दे सकता है, ठीक है। अविधा और समझा दो। अब बेटा अब तो लेट हो गए तो हो गए, बाद में देख लेना, ठीक है। जैसे यहां पर इसमें मेघ आए बन ठनकर, आपने यहां पर बोला केसर के केस, केसर के केस कली से छूटे, कली से छूटे। तो आप लोग यहां पर याद रखना, ये मानवीकरण अलंकार है, जहां मानवीकरण अलंकार होगा तो आप लोग यहां पर, बेटा लाइव क्लास है, कबूतरों मजाक लग रही है क्या तुम लोगों को? हाँ, केसर के केस कली से छूटे मतलब यहां पर मानवीकरण है। जैसे एक और दे देगा, आपने बोला हवा रो रही है, हवा रो रही है, हाँ बादल
कपड़े पहन रहे हैं, तो भैया यहां पर ये क्या हो जाएगा, सियमुख चंद्रमा सो, ये आपका किस में जाएगा, इसी में जाएगा। ठीक है भैया। हाँ पाठक जी स्वागत है आपका भी, बिल्कुल। ये मानवीकरण हो गया, उपमा हो गया, सब इसी में जाता है बेटा, सब आपका इसी में जाता है। समझ में आ रही है बात सभी को? हाँ बहुत बढ़िया, लिख लो इसको। मानवीकरण की ट्रिक कुछ नहीं है, जहां पे प्रकृति दिखे और मानव जैसी क्रिया, हंसना रोना खाना पीना उठना बैठना सोना, ये किसकी क्रिया है, मानव की। अगर आपको यहां पे, हाँ मजाक नहीं लग रही है सर, आज मजा आ रही है, अच्छा ऐसा। नहीं ये मुहावरेदार है बेटा। हाँ सियमुख चंद्रमा, यहां दे दिया आपको सियमुख चंद्रमा। एक और आता उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, रूपक है ना, सियमुख चंद्रमा ये भी रूपक है, ये भी रूपक है, तो किस में जाएगा, प्रयोजनवादी में जाएगा। लिख लो भैया आप लोग इसको, हाँ लिख लो। ठीक है डन, समझ में आ गया सभी को? थम्स अप करके बता दो भैया। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ये आपका लक्षणा का कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है हाँ चरण कमर बंदो हरिराय, ये इसी में जाएगा भैया। अब इसके थोड़ा सा देखना, थोड़ा डीपली चले क्या, बस 2 मिनट का समय और देना मुझे। जैसे आपको यहां पर क्या दिया है भैया, जैसे आपको यहां पर दिया गौणी के भी कुछ भेद होते हैं, कुछ शुद्धा लक्षणा के भी भेद होते हैं, दोनों को समझना। जैसे यहां पर जो गौणी लक्षणा है आपका, अब आपने यहां पर देखा होगा भैया कि जो आपका यहां पे प्रयोजनवादी होता है, प्रयोजनवादी के 2 भेद हैं, इसको ऐसे समझना बेटा। जैसे आपको यहां पे प्रयोजनवादी दिया गया है, प्रयोजनवादी के कितने वेद होते हैं लाड़ लो, 2 होते हैं। आपने यहां पे पढ़ा भी होगा भैया, एक होता है गौणी और एक होता है शुद्धा, शुद्धा लक्षणा। अब यहां पे देखना, अब आपको गौणी और शुद्धा लक्षणा दिया गया है। गौणी और शुद्धा लक्षणा की अगर हम बात करें तो आप लोग यहां पर याद रखना, जैसे गौणी होता है इसके भी बेटा 2 भेद होते हैं, जिसमें से एक आपके व्यापम का इंपोर्टेंट है, ईएसबी का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है भैया, वो कौन सा है, सरोपा। ये लगा लो 5 स्टार, ये स्टार वाला है भैया। एक आता साध्य वशाना, साध्य वशाना, इसके 2 भेद होते हैं, दोनों में अंतर समझते हैं भैया। रुक जाओ, इसको तो छाप लो, ये तो आएगा भैया। आज इसकी ट्रिक याद कर लेना, बाकी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए मामला क्लियर कर दोगे भैया। इसमें यहां पर इसके भी 2 भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होता है उपादान लक्षणा होता है लो, और एक यहां पर कौन सा होता है, लक्षण लक्षणा होता है, लक्षण लक्षणा। अब सबके कंसेप्ट समझना बेटा, सबके कंसेप्ट समझना लाड़ लो। आपको यहां पर दिया गया है, अगर हम बात करें सरोपा, सरोपा का मतलब होता है यहां पे जहां सदृश्यता आती है, या जहां पे उपमेय उपमान दोनों हो। अगर वो थ्योरी में पूछेगा तो ये पूछेगा उपमेय उपमान दोनों किसमें होते हैं, उपमेय उपमान दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है, सरोपा। क्या कहा जाता है भैया, सरोपा। और केवल उपमान हो, केवल उपमान हो तो उसे क्या कहा जाता है। अब देखो यहां से 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए बेटा, उपमेय उपमान दोनों है तो सरोपा है। अगर केवल यहां पर याद रखना, अगर केवल उपमान है तो कौन सा है, साध्य वासना। मतलब समझ रहे हो आप लोग, समझ में आ रही चीजें? ये ट्रिक ऐसी है बेटा, अभी कोई बताएगा नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं कि फालतू भटकाव से अच्छा है 5 दिन मैराथन, कल की मैराथन है 7 बजे शाम को, पूरा व्याकरण 25 नंबर का भेजे में उतार दूंगा बेटा मैं। आपको उसमें कुछ नहीं करना, संधि पढ़ेंगे 50 एग्जाम्पल, क्वेश्चन 10 करेंगे 50 एग्जाम्पल जल्दी जल्दी तोड़ देंगे, समास पर्यायवाची के 50 शब्द चुने हुए मात्र, आ जाए तो ठीक भैया, किस्मत है वो, वैसे आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ अब देखना लाड़ लो, जब उपमेय उपमान बोला सर हमको समझ में नहीं आया सर, हम तो क्या है, हम तो आज पहली बार पढ़ रहे हैं सर, और कुछ इसका सरल बता दो, तो और इसका सरल है भैया सूंघ के लगाना। बोला सर सरोपा को हम सूंघ के कैसे लगाएंगे, तो रूपक अलंकार है ना, बस रूपक को ही सरोपा कहते हैं, रूपक को ही सरोपा कहते हैं। ये लो भैया, ये आपका क्लियर हो गया। हाँ
ये आपका क्लियर हो गया कि रूपक को ही क्या कहा जाता है, सरोपा। मामला खत्म। क्लियर है? हाँ बिल्कुल भैया। तो रूपक को ही क्या कहा जाता है, सरोपा कहा जाता है। ठीक है ना भैया? हाँ बहुत बढ़िया। केवल उपमान आता है भैया, है जैसे यहां पर आप लोगों ने दे दिया, एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा, चंद्रमा, या यहां पर आपको दे दिया कि चंद्रमा भैया क्या हंस रहा है। ठीक है, ऐसा दे दिया, चंद्रमा हंस रहा है, खत्म। चंद्रमा हंस रहा है मतलब यहां पर क्या है, जैसे एक क्वेश्चन इसमें आ चुका है, अरे हाथी, ये लिख लो भैया, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका। हाँ बहुत बढ़िया। जब यहां पर उपमेय उपमान दोनों होते हैं या रूपक होता है तो सरोपा होता है। बिल्कुल भैया। और जब यहां पर केवल उपमान हो, जैसे आपको दिया चंद्रमा केवल दिया गया यहां पर, तो केवल चंद्रमा दिया गया मतलब यहां पे कौन सा हो जाएगा, साध्य वासना हो जाएगा। केवल सूर्य दिया जाए, चंद्रमा दिया जाए, मछली दी जाए, तो यहां पर याद रखना, या कमल दिया जाए, या यहां पर आपको किसी के जैसे सुना आपने बोला कि उसकी आंखें कैसी हैं, हाँ मृग जैसी हैं, तो यहां पे मृग दे देगा, आंखें नहीं देगा, तो याद रखना, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, साध्य वासना हो जाएगा। लाडलो क्या हो जाएगा, साध्य वासना। ठीक है भैया? हाँ सबसे ज्यादा व्याकरण आएगा बेटा, याद रखना, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा व्याकरण, कल 5 घंटे में पूरा खत्म कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना भरोसा कर लो आप लोग। ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको यहां पर ये आपके लिए इंपोर्टेंट है नहीं, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है नहीं। इसमें वही आता है, सफेद टोपी जा रही है, पगड़ी की लाज कीजिए, ऐसा कीजिए, ये सब इसमें जाता है। उपादान में, लक्षण में क्या आता है, मन को बांधना, उसके यहां पर मन को आकर्षित करना, तो ये यहां पर किसमें, लक्षण को आप लोग याद मत करना, ये नहीं आएगा बेटा, ये नहीं आएगा आपका। ठीक है ना? कल शाम को 7 बजे रहेगी क्लास। हाँ अब यहां पर बेटा याद रखना, 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, डन। ओके, अब देखो यहां पर एक आप लोग ब्रह्मास्त्र लिखना भैया, यहां पर लिखना ब्रह्मास्त्र, ये आ सकता है, सबसे ज्यादा स्टाल लगा लो। ब्रह्मास्त्र लिखा है मतलब कुछ नया है, किसी को नहीं पता, जितने कबूतर देख रहे हैं एक को भी नहीं पता। हाँ जितने भी कबूतर देख रहे हैं एक को भी नहीं पता। ये क्वेश्चन मुझे ही भैया 3 दिन पहले मिला, जब यहां पर अभी लेटेस्ट में जो पेपर हुए राजस्थान वाले, उसमें से यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया, क्योंकि आपका यहां पर पेपर तो भैया जो टॉपिक है वही है सेम। हाँ इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है भैया कि जो उपादान है आपका, उपादान है, उपादान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आ चुका है भैया। और एक आता है लक्षण लक्षणा, लक्षण लक्षणा का दूसरा नाम क्या है। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, तो धूम मचा दी थी भैया, बच्चे के फेफड़े बाहर आ गए थे कि यहां पर ये बताइएगा उपादान लक्षणा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ बताओ भैया, चलो आप ही बता दो। नहीं हो रहा, आज हर्त स्वार्था, ये लिख लो नाम, पहली बार सुन रहे होंगे। आज हर स्वार्थ या स्वार्था कहा जाता है। ठीक है भैया, ये होता है यहां पर आपका क्या, जहत, जहत स्वार्था या जहत स्वार्थ भी बोला जाता है। ठीक है ना? ये आप लोग छाप लो भैया, कहीं पर भी निपटा दो, ये लिख लेना भैया। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अजहर होता है और एक स्वार्थ होता है आपका, जहत होता है। क्या होता है भैया, अजहर और जहत दो होते हैं, अजहत और यहां पर जहत। क्लियर है बात यहां पर? चलो धन्यवाद भैया। अब देखना आप लोग, ठीक है, अब देखना बेटा एक मोस्ट इंपोर्टेंट, अब यहां पर लक्षणा के कुछ फैक्ट समझना जो सीधे सीधे फंसेंगे, लक्षणा के कुछ तथ्य समझना लाडलो, सीधे सीधे फंसेंगे। कौन से समझना, पहले पहले यहां पर याद रखना, एक व्यक्ति आते हैं, आचार्य विश्वनाथ आते हैं बेटा,
बस ये खत्म होने वाला, उसके बाद सीधा अपने एमसीक्यू पे जाने वाले हैं। हाँ, उसके बाद एमसीक्यू पे विश्वनाथ ने भेद कितने माने हैं भैया, तो यहां पे 16 भेद हैं। विश्वनाथ ने कितने माने हैं, 16 भेद माने हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा लक्षणा के कितने भेद हैं, 16, और उपभेद कितने हैं, हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा उपभेद तो 80 माने हैं। कितने माने हैं, 80। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, डन। हाँ, ओके। अब देखना भैया, अगला आता है आचार्य मम्मट आता है। आचार्य मम्मट की अगर हम बात करें, तो आचार्य मम्मट की अगर हम बात करें लाडलो, तो आचार्य मम्मट या कई जगह मम्मट भी मिल जाता है। तो आचार्य मम्मट ने यहां पर बिल्कुल भैया उपभेद कितने हैं विश्वनाथ ने माने हैं। तो जब भी उपभेद पूछा जाएगा तो 80 है, सीधा सीधा पूछा जाएगा तो यहां पर याद रखना तो 16 है। कितना है भैया, 16 है। मम्मट ने कितने भेद माने हैं, 6। मम्मट ने कितने भेद माने हैं भैया, 6 भेद माने हैं। कितने माने हैं, 6 भेद। और एक आता है मुकुल भट्ट, एक और यहां पर याद रखना, एक यहां पे आते हैं आचार्य मुकुल भट्ट आते हैं लाडलो। आचार्य मुकुल भट्ट, इन्होंने कितने भेद माने हैं, तो इन्होंने भी 6 ही भेद माने हैं लाडलो। कितने माने हैं, 6 भेद माने हैं। बात समझ में आ रही सभी को, बात समझ में आ रही सभी को। एक फैक्ट और लिख लो, एक फैक्ट और लिख लो यहां पर, एक फैक्ट यहां पर लिखना, नोट डाल के लिखना। मम्मट को क्या कहा जाता है भैया, आचार्य मम्मट को राजानक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, यहां शब्द शक्ति में राजानक कहते हैं, राजानक कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, जब भी पूछा जाएगा तो मम्मट को क्या कहा जाता है, राजानक उपाधि प्राप्त है इनको, तो मम्मट का एक नाम हो जाएगा राजानक। समझ में आ गया मामला, छाप लो भैया। ठीक है ना, डन। हाँ, जा चीज को एहसास है जाओ ना, ओके डन भैया, हो जाओ तुम लोगों को, क्या दिक्कत है। कल दिन में भैया, कल शाम को 7 बजे, रात में ही है भैया वो। कल यहां पर रात में 7 बजे, रात ही बोल सकते हैं वैसे, शाम को 7 बजे क्लास है। और ये मान के चलना कल की क्लास मतलब बवाल, पूरा व्याकरण स्वाहा 5 घंटे लूंगा। एक एक टॉपिक के मुख्य मुख्य चीजों पे वार्ता करेंगे, ज्यादा फालतू चीजें नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। छाप लिया भैया, हाँ बहुत बढ़िया। राजानक है बेटा, ये राजनक नहीं है कबूतरों, हो कुंतक नहीं है ये। कल व्याकरण का तांडव होगा। अब देखना भैया, अब जैसे आपसे मान लो यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति पूछी जाती है, तो व्यंजना के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं भैया। हाँ, व्यंजना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अगर आप लोग इजाजत दो तो पढ़ा देते हैं भैया, कहां दिक्कत आ रही है। देखना, देखो व्यंजना की अगर हम बात करें, फिर सीधे क्वेश्चन पे, व्यंजना शब्द शक्ति की अगर हम बात करें, शब्द शक्ति की अगर हम बात करें, तो आप लोग याद रखना इसके यहां पर 2 भेद होते हैं लाडलो। कितने होते हैं, 2। आपने पढ़ा है भैया, एक होता है यहां पर शाब्दी व्यंजना, और एक होता है आर्थी व्यंजना, होता है अर्थ वाला आर्थी व्यंजना। 2 ही होते हैं, यस या नो भैया, यस या नो, बोला यस सर। अब आप लोग यहां पर याद रखना, देखो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतना भरोसा रखो कि इन 5 दिनों में, 15 तारीख हो गई ना, 4 आपकी मैराथन और क्वेश्चन मिला लेना भैया। जो मिलता जाए ना स्क्रीनशॉट लेके भेजते जाना, सर मजा आ गया। अपना कोई भी कबूतर 80 से कम नहीं आएगा, और कुछ कबूतर ऐसे हैं जो 95 भी मारेंगे, देख लेना आप लोग। कुछ कबूतर ऐसे हैं, मुझे भरोसा है तुम लोग यहां पर, हाँ मुझे भरोसा है, तो तुम लोग काहे के लिए डिमोटिवेट हो। जब ये बताओ मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, तब तुम लोगों का मूल्यांकन कर सकता हूं, तुम लोग खुद का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। याद रखना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है भैया। खुद कभी ये लगता ही नहीं कि हम ये कर देंगे, लेकिन कर देते हैं। कभी खुद को लगाया गया, लेकिन हम कर देते हैं भैया। हाँ, हर टॉपिक में 20 मिनट लेंगे भैया अपन, ठीक है ना। खुश रहो भैया, और आज जिसका बर्थडे है ना उसको हैप्पी बर्थडे, और धूम मचा के आना बेटा 20, 21, 22 में जब भी आपका पेपर हो। शाब्दी व्यंजना का यहां पे मतलब आप लोग समझना, इसमें क्या होता है, शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं, शब्दों के अनेक अर्थ निकलेंगे, तो वो आपका किस में जाएगा भैया। जैसे इसमें शब्द आएगा, जैसे आपका आ गया तरोना शब्द आ गया, या यहां पर आपका आ गया सुवर्ण शब्द आ गया,
ठीक है। हाँ, इसके बाद यहां पर याद रखना आपका यहां पर एक शब्द आता है कलियां, कलियां। एक शब्द आता है ब्रस भानुजा, ब्रस भानुजा, ठीक है ना। एक आता है पट, पट, ठीक है। और वो आपका रहीमन वाला, रहीमन पानी वाला, ये आपका किस में जाता है, शाब्दी में जाता है लाडलो, किस में जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया, लिख लो भैया इसको। अगला आर्थी में यहां पर क्या आता है, आर्थी की अगर हम बात करें तो यहां पर अर्थ के कारण, अभी शब्द के कारण था, अर्थ के कारण व्यंजित या व्यंजना हो, मतलब यहां पे अर्थ निकाले तो अलग अलग यहां पे व्यंजना आए, अलग अलग अर्थ आए आपके। हाँ होगा सर, हम लोगों से धूम मजा आएंगे, प्रदीप सर के कबूतर हैं, ठीक है। देखो जब आप शब्दों के अनेक अर्थ आए तो शाब्दी है, जब अर्थ निकालोगे पूरे पूरे वाक्यों के अर्थ आएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा भैया। हाँ तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो आपका यहां पर किस में जाएगा, तो वो यहां पर आर्थी में जाएगा लाडलो, किस में जाएगा, आर्थी में जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को, थम्सअप कर दो लाडलो एक बार, सभी बच्चे यहां पे थम्सअप करेंगे, जल्दी जल्दी थम्सअप कर दो, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। हाँ ईएसबी वाला भी नंबर देख के सोचेगा कि ये कहां के कबूतर हैं। अरे भैया इतना नहीं करना, अरे कबूतर तुम लोगों को। हाँ नहीं, अब देखो, अब लिख लो ट्रिक, लो भैया, मान लो इतना भी नहीं आ रहा ना, अब ट्रिक लिख लो, अब लिख लो भैया ट्रिक। हाँ सूंघ के लगाना है, कैसे लगाना है भैया, सूंघ के लगाना है आंसर, कहीं से भी आ जाए सूंघ के लगाना। ये वाली ट्रिक छाप लो भैया, ये वाली ट्रिक आप लोग छाप लो भैया, जब भी आएगा ये वाला मामला क्लियर कर देगा। कैसे, सबसे पहले आपको यहां पर श्लेष अलंकार दिया जाएगा, श्लेष अलंकार किस में आएगा, इसी में। और जब भी समय सूचक का बोध हो, जब भी यहां पर आपका समय सूचक शब्द आए, समय सूचक शब्द आए तो याद रखना वो कौन सा हो गया, व्यंजना हो गया। समझना कैसे, देखना भैया, श्लेष अलंकार कोई भी आ गया किस में जाएगा, जैसे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटे ब्रस भानुजा हे हलदर के वीर, माया महा ठगनी हम जानी त्रिगुण फांस के बोली मधुरबाणी, मंगत को पट देख देत बार बार है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गई ना उबरे मोती मानुष चून। आ गई समझ में बात। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ अलग अलग अर्थ आते हैं भैया, जैसे एक इसमें वो भी आता है भैया, एक और समझना, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार का वो एग्जाम्पल भी आ जाता है इसमें, एक आ चुका है इसमें वक्रोक्ति का सबसे ज्यादा। हाँ ठीक है डन। अब देखो समय का बोध हो या किसी चीज के उगने का डूबने का जब बोध होता है तो वो किस में जाता है, व्यंजना में। जैसे आप लोगों ने यहां पर देखा होगा वक्रोक्ति में, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, हाँ तुम्हें उचित मोह क्यों भोगू, तो मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम्हें उचित मोह क्यों भोगू, तो यहां पर आपका कौन सा है, बिल्कुल भैया याद रखना, क्यों आ रहा है, प्रश्न आ रहा है, समझ जाओ, वक्रोक्ति है मतलब कौन सा है, व्यंजना है। नहीं, ये आपका यहां पर याद रखना, देखो ये तो व्यंजना का शाब्दी और आर्थी का मतलब, शाब्दी मतलब शब्द आएंगे, शब्दों के कारण यहां पे अनेक अर्थ निकलेंगे, यहां वाक्य पूरा का भावार्थ निकालना पड़ेगा, तब यहां पर क्या होंगे भैया, हाँ तब यहां पर क्या होंगे आपके, तो आर्थी व्यंजना का मतलब जैसे आपने देखा होगा अबला, हाँ सुना है कि नहीं सुना है भैया, हाँ ठीक है वही आता है इसमें, किस कौन सा आता है, वही आता है आपका, ठीक है। हाँ मैं सुकुमार नाथ बन जोगू इसी में आएगा, आप तो जलेबी की तरह सीधे हो, ये भी क्वेश्चन लिख लो भैया। हाँ आप तो जलेबी की तरह, जलेबी की तरह सीधे हो। अब भैया जलेबी सीधी कब से होने लगी, हाँ संध्या हो गई, सुबह हो गई, ये पूरे वाक्यों के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं बेटा। हाँ
मैं सुकुमार में बेटा अर्थी व्यंजना है, उसमें कोई शब्द नहीं है। शब्द के जैसे आप लोगों ने वृष भानुजा देखा, आप लोगों ने यहाँ पर तरुणा देखा, सुवर्ण देखा, तो इनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो शब्दों के अर्थ निकलेंगे तो शाब्दी, और पूरे वाक्य का जहां अर्थ निकलेगा अलग अलग तो वो आर्थी हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये कौन से व्यंजना की है? ये पूरे व्यंजना की ट्रिक है भैया, ये पूरे व्यंजना की ट्रिक है आपकी। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये खत्म हो गया आपका मामला। आप तो बैसाख नंदन हो, निरे बैसाख नंदन। दूसरा अद्भुत अर्थ निकलता है बेटा। ठीक है, हाँ हो गया। पत्ता भी नहीं हिल रहा, उषा सुनहरे तीर बरसाती। ठीक है भैया, पत्ता भी नहीं हिल रहा, इसी में जाएगा वो आपका। चलो आप बेटा क्वेश्चन समझ लो रे कबूतरों। हाँ अभी बहुत सारा मामला रह गया है। सूर्य अस्त हो गया। अब देखो भैया, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो जल्दी जल्दी लगाते जाना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि खुद को ये बताना है। अब वो समय आ गया है कि खुद को ये बताना है कि कितना हम पढ़ चुके हैं, ये लोगों को दिखाना है। समझ रहे हैं ना भैया? तो याद रखना, अब वो समय ही आ गया है कि तुम लोग खुद के लिए कितना कर चुके हो, अब पता चलेगा भैया। देखना, अब सुन लो भैया, लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रमुख भेद कौन से होते हैं? तो सूंघ सूंघ के लगाते जाना। अब मैं नहीं समझाऊंगा भैया, जिन्होंने लेट आए हैं वो यहां पे क्लास को बाद में देख लेना, लेकिन बाद में मिलेगी नहीं तो कहां से देखेंगे भैया। एक बार वीडियो को लाइक कर दो पहले, सभी कबूतर लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, और शेयर भी कर दो। अब देखना यहां पर, तो लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवादी लक्षणा होता है बेटा। अगला देखना यहां पर, मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? तो यहां पर याद रखना, हाँ यहां पर याद रखना, मुहावरे और लोकोक्तियों का जो प्रयोग होता है वो किस शब्द शक्ति में होता है? तो यहां पर याद रखना, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग यहां पर किस में होता है? तो आप लोग याद रखना, रूढ़ा लक्षणा में होता है। किस में होता है भैया? अभी मैंने आपको बताया था कि मुहावरे और लोकोक्तियों का जब प्रयोग होगा तो यहां पर याद रखना वो किस में होगा? वो यहां पर किस में होगा? तो वो यहां पर आपका रूढ़ा में होगा। लाडलो किस में होगा? रूढ़ा में होगा। बात समझ में आ रही सभी को? हाँ, एक बार थम्स अप कर दो रे कबूतरों, तुम लोग थम्स अप ही नहीं करते रे कबूतर, थम्स अप कर दो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखना, फेफड़े बाहर। अगला दिया है, हाथ पैर बचाकर काम करो, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो हाथ पैर बचाकर काम करो, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? ठीक है, डन। देखो जब ऐसे आते हैं ना, बंदूक, गांव लूटना, इज्जत, पगड़ी वगड़ी, ये सब इसी में आती है। जैसे आपको याद रखना, पगड़ी हो गया, इज्जत हो गया, हाथ पैर हो गए, बंदूक हो गई। ऐसी शब्दावलियां जब भी आती है ना, तो आप लोग याद रखना, इनको यहां पर क्या कहा जाता है? तो इनको यहां पे उपादान लक्षणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? इनको यहां पे उपादान लक्षणा कहा जाता है। मुख्य अर्थ के साथ साथ लक्षणार्थ का भी इसमें बोध होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उपादान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लिख लो उपादान के एग्जाम्पल। लाल पगड़ी आ रही है, उपादान है बेटा। इसके बाद यहां पर आपने देखा कि पगड़ी की लाज रखना, हाँ मतलब मुख्य अर्थ तो कौन सा हो गया? पगड़ी की लाज। तो देखो आप लोगों ने बोला लाल पगड़ी क्या है भैया? आ रही है, तो लाल पगड़ी आ रही है, इसको समझना, लाल पगड़ी आ रही है। अब इसमें आपको याद रखना है, उपादान का मतलब होता है इसमें मुख्य अर्थ भी होगा और इसमें लक्षणार्थ भी होगा। तो याद रखना, दोनों कंसेप्ट काम करते हैं। तो एक तो यहां पे लक्ष्य होगा, एक मुख्य होगा। एक तो यहां पे लक्ष्य है और एक यहां पे मुख्य है। इसमें लक्ष्य का मतलब यहां पर क्या हो रहा है भैया? कि पगड़ी की लाज रखना। लाल पगड़ी आ रही है, मतलब यहां पे पगड़ी की लाज रखना, पगड़ी की लाज रखना, पगड़ी की लाज रखने से है। और इसका लक्ष्य क्या है भैया? तो लक्ष्य यही है कि इज्जत,
या सम्मान बनाए रखना, या यहां पर क्या बनाए रखना, सम्मान बनाए रखना, सम्मान बनाए रखना, सम्मान बनाए रखना। तो जहां मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ दोनों का कंसेप्ट आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, दो बंदूक ने गांव लूट लिया, दो बंदूक ने, एक और लिख लो यहां पर इसी का उपादान का, दो बंदूक ने गांव लूट लिया, गांव लूट लिया भैया, ठीक है ना। तो दो बंदूक ने गांव लूट लिया। अब देखो इसमें यहां पर दो होते हैं, एक होता है मुख्य अर्थ और एक होता है इसमें लक्ष्य अर्थ। तो यहां पर याद रखना, दो बंदूकों ने गांव लूट लिया, इसका मतलब यहां पर क्या होता है भैया, तो आपके दो अर्थ होंगे, मुख्य होगा दो बंदूकों ने यहां पर क्या है, गांव लूट लिया है, ठीक है, दो बंदूकों ने गांव लूट लिया है। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या होगा, दो बंदूक का मतलब दो डाकुओं ने गांव लूट लिया है, तो लक्ष्यार्थ क्या हो जाएगा, दो डाकुओं ने, यहां पर बिल्कुल भैया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्षणा शब्द शक्ति के 6 वेद किसने माने हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के यहां पर 6 वेद किसने माने हैं, बताइएगा भैया। लक्षणा शब्द शक्ति के यहां पर 6 वेद किसने माने हैं, तो याद रखना लक्षणा शब्द शक्ति के 6 वेद मानने वाला कौन था भैया, आचार्य मम्मट था भैया। कौन सा था, तो आचार्य मम्मट ने यहां पर कितने वेद माने हैं, तो 6 वेद माने हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, क्वेश्चन भी अच्छा है। 6 वेद मानने वाला विद्वान यहां पर कौन है आपका, देखो विश्वनाथ ने कितने माने हैं भैया, 80 उपभेद माने हैं, समझ रहे हो ना। इन्होंने यहाँ पर 6 भेद माने हैं। तो आप लोगों से जब भी पूछा जाएगा किसने कितने क्या माने हैं, तो आप लोग सीधा सीधा याद रखना विश्वनाथ ने कितने माने हैं, 16 भेद। और इसके बाद यहाँ पर याद रखना, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मम्मट ने कितने माने हैं, 6 भेद। और आचार्य मुकुल भट्ट ने भी कितने माने हैं, 6 भेद माने। लड़ लो कितने माने हैं, 6 भेद माने हैं, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। आगे अगला, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटे ब्रस भानुजा ये हलदर के वीर। तो यहां पर देखना ब्रस भानुजा आ गया, ये कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष। और जहां पर श्लेष होगा वहां पर आपका शब्द शक्ति तो सूंघ के लगा देना बेटा, वहां पर आपकी शब्द शक्ति कौन सी होगी, तो देखो मतलब यहां पर ब्रस भानुजा के शब्द के अर्थ निकल रहे हैं, तो ये व्यंजना तो है, मतलब जहां श्लेष आ गया वहां व्यंजना तो है, लेकिन इसमें शब्द के कारण यहाँ पे अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, शाब्दी व्यंजना हो जाएगा। लाड़ लो कौन सा हो जाएगा, शाब्दी व्यंजना हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। शब्द की वह शक्ति या व्यापार जिसके माध्यम से उसका अर्थ ज्ञात होता है क्या कहलाती है। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हाँ आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसको पहले समझना। शब्द की वह शक्ति या व्यापार जिसके माध्यम से यहां पर उसका क्या होता है, अर्थ ज्ञात होता है, उसे क्या कहा जाता है, शब्द शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाड़ दो शब्द शक्ति। आगे बढ़ जाओ। शब्द शक्ति उसके वाचक शब्द व उसके अर्थ का असंगत समूह कौन सा है। अब बताइएगा असंगत कौन सा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है। चलो भैया बहुत बढ़िया हो गया। देखना अभिधा को वाचक वाच्यार्थ मुख्यार्थ सही है, लक्षक लक्ष्यार्थ सही है, व्यंजना व्यंजक व्यंग्यार्थ सही है, ये दिया गया है। जैसे व्यंजना दिया है तो वाचक और वाच्यार्थ नहीं होता बेटा, ये आपका गलत हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी लाड़ लो। अगला देखना, ये लो क्वेश्चन अगला। अगला दिया गया श्लेष अलंकार का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है, तो व्यंजना में होता है। लाड़ लो किस में होता है, व्यंजना में होता है, बात खत्म। किस में होता है, व्यंजना में। अगला देखना, 4 बज गए हैं। अब ये बताओ जब यहाँ पे समय का बोध होता है, समय का या समय सूचक जो होता है, तो समय सूचक की अगर हम बात करें
तो ये हमेशा किस में जाता है, समय सूचक का मतलब ही सीधा सीधा होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा समय सूचक का, जब भी कंसेप्ट आएगा, समय सूचक जब भी आएगा बेटा वो किस में जाएगा, तो वो आर्थी में जाता है। किस में जाता है, आर्थी व्यंजनाम है। और डायरेक्ट पूछा जाएगा तो व्यंजना है। देखो दो कंसेप्ट आएंगे, जहां समय सुबह हो गई, शाम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, समय सूचक का जहां भी बोध होता है वो आपका किस में जाता है लाडलो, आर्थी व्यंजना में जाता है। किस में जाता है, 4 बज गए हैं, हाँ 3 बज गए हैं, सुबह हो गई है, किस में जाएगा आपका, हाँ बहुत बढ़िया। अगला, अब देखो यहां पर अगला दिया गया, संध्या हो गई है, ये यहां पर किस में जाएगा भैया, संध्या हो गई है, ये यहां पर किस में जाएगा, ठीक है डन। अब देखो संध्या हो गई है, ये भी क्या है लाडलो, समय सूचक है। और जब यहां पर समय सूचक होगा तो उसे भी क्या कहा जाएगा लाडलो, आर्थी व्यंजना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा आपका, आर्थी व्यंजना कहा जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया यहां पर बताइएगा संध्या हो गई है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, आर्थी व्यंजना हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, किस शब्द शक्ति में केवल केवल लक्ष्यार्थ का बोध होता है, तो यहां पर याद रखना केवल लक्ष्यार्थ का बोध होता है। तो लक्ष्यार्थ केवल किस में आता है, लक्षण लक्षणा में आता है लाडलो। अभी क्या था, उपादान और लक्षण। तो जहां पर केवल केवल शब्द लग जाए और लक्ष्यार्थ का बोध हो जाए उसे क्या कहा जाता है, लक्षण लक्षणार्थ कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे जो लेट जुड़े हैं बेटा वो यहाँ पे समय से जुड़ जाना। हाँ कल कल भैया, कल शाम 7 बजे, शाम 7 बजे पूरा व्याकरण इसमें एमसीक्यू प्लस 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 शब्द भी रहेंगे। और शब्द कौन से, टॉप मोस्ट जो आपके आ चुके हैं, जैसे पर्यायवाची, ब्लोम, एकार्थी, अनेकार्थी, उसके 30 40 एग्जाम्पल ऐसे रहेंगे जो एमसीक्यू के रूप में नहीं रहेंगे, डायरेक्ट यहां पर समझते जाएंगे ताकि जल्दी जल्दी खत्म होता जाएगा वो। अगला, गौणी लक्षणा के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं। अब देखो अभी हमने देखा था गौणी में 2 होते हैं, एक होता है यहां पे सरोपा और एक कौन सा होता है, साध्य वासना होता है। कौन सा होता है भैया, तो आप लोग यहां पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा गौणी के कितने भेद होते हैं, तो गौणी के होता है एक सरोपा होता है लो, एक साध्य वासना होता है। और शुद्धा के कितने होते हैं, 2 होते हैं, उपादान और लक्षण लक्षणा होता है। शुद्धा में 2 होते हैं, उपादान और लक्षण लक्षणा। और सरोपा और साध्य वासना किसमें होता है, आपका गौणी में होता है। किसमें होता है, गौणी में। आगे बढ़ जाओ, व्यंजना शब्द शक्ति के 2 प्रमुख भेद यहां पर कौन से हैं, तो शाब्दी व्यंजना होता है, आर्थी व्यंजना होता है। तो यहां पर याद रखना कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज मत लगा देना, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कबूतरों। हाँ लेकिन मुख्य पूछे ना प्रमुख, तो शाब्दी और आर्थी। कितने बच्चों का सही आ रहा है, आगे बढ़ते जाओ भैया। आचार्य विश्वनाथ ने यहां पर शब्द शक्ति के, लक्षणा शब्द शक्ति के यहां पर कितने भेद माने थे, तो लक्षणा शब्द शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कितने भेद माने थे भैया, तो याद रखना 16। अगर विश्वनाथ की बात करें तो 16। और यहां एक क्वेश्चन और आता है, अगर उपभेद पूछेगा तो कितने, 80। उपभेद पूछेगा तो विश्वनाथ ने कितने माने थे लाडलो, 80 माने थे। कितने माने थे, 80 माने थे। ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखना, अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना। हाँ तो यहां पर याद रखना ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति यहां पर किसकी है, ये आपको बताना है। तो भैया इसमें तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, आचार्य देव की पंक्ति लाडलो। किसकी, आचार्य देव की पंक्ति है। आगे बढ़ जाओ, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार वक्त, बोधव्य, काकू, वाक्य, वाच्य आदि के वैशिष्ट के आधार पर आर्थी व्यंजना के कितने भेद माने गए हैं, तो ये सीधा फैक्ट है भैया। रामचंद्र तिवारी अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ पे 10 भेद आएंगे। कितने आएंगे भैया, 10 भेद आएंगे। पहली बार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन हो सकता है फैक्चुअल में आ जाए डाटा आपके सामने, तो फैक्ट आप लोगों को सीधा याद होना चाहिए मुखाग्र रूप से। अगला, अब देखो यहां पर क्या था भैया, रामचंद्र तिवारी के अनुसार था बोधव्य, काकू के आधार पर या वाक्य वाच्य के आधार पर। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, काकू के आधार पर आर्थी व्यंजना के कितने भेद, 10। काकू के आधार पर आर्थी व्यंजना के 10, वाक्य या वाच्य के आधार पर आर्थी व्यंजना के 10, वक्ता या बोधव्य के स्थान पर भी बोधव्य के आधार पर भी 10। तो सबके 10 10 10। वाच्य के आधार पर यह क्वेश्चन बन सकता है, वाच्य के आधार पर आर्थी व्यंजना के भेद बताइए, क्योंकि वाक्य आते हैं इसमें, तो वाच्य और वाक्य दोनों पूछे जाएंगे, 10 आएगा। क्या आएगा, 10। बहुत बढ़िया। अगला, संयोग के आधार पर कितने होते हैं, ये वाला मामला थोड़ा अलग है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो जब संयोग हो, वियोग हो,
या विरोध हो या अर्थ हो या प्रकरण हो या सहचर हो, ये मैंने एक में ही जोड़ दिया, बल्कि इसके क्वेश्चन 6-7 बन सकते हैं। लाड़ लो 6-7 क्वेश्चन बन सकते हैं। संयोग के आधार पे 14, कितने होते हैं 14। वियोग के संयोग होगा, देखो संयोग और वियोग तो बराबर ही होता है 14-14, संयोग और वियोग बराबर 14-14, सहचर भी 14, विरोध भी 14, वियोग होगा तो विरोध भी बराबर होगा, सहचर मिलेंगे भी बराबर बराबर मिलेंगे। अर्थ के आधार पर भी यहां पर कितने, देखो जब पूछा जाएगा वाच्य वाक्य ये आएगा तो 10 भेद हैं, कितने हैं 10। अर्थ आएगा, प्रकरण आएगा, विरोध आएगा, सहचर आएगा, संयोग आएगा, वियोग आएगा, कितने आएंगे 14 भेद आएंगे। कितने आएंगे तो 14, लिख लो इसको कहीं पर। हाँ आगे बढ़ जाए। अब एक बार थम्स अप कर दो रे कबूतरों। ये लो अगला क्वेश्चन। हाँ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें भैया सभी। ठीक है डन, ओके। अगला यहां पर देखना, अगला आपको यहां, चलो भैया देखना अगला क्वेश्चन आपको दिया है आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना के यहां पर कितने भेद होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है भैया, इसको यहां पर समझना। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार यहां पर, अब देखो यहां पर आपसे पूछा गया है आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के अनुसार यहां पे लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हाँ अब यहां पे 16 भी दिया है, 64 भी दिया है, लेकिन मामला गड़बड़ है, इसमें मामला गड़बड़ हो जाएगा भैया। इसमें 2-3 चीजें लिख लो भैया। देखो आपसे पूछा जाएगा, आपसे इसको लिख लो भैया, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे तुम लोग, पता है फिर तो गई भैंस पानी में हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ा नहीं 16 लगाने लगे तुम लोग, भैया पता नहीं क्या ही करते हो यार। देखो हम पढ़ रहे हैं विश्वनाथ के अनुसार, 4 फैक्ट इनके याद रख लेना, चारों फैक्ट रट लो भैया विश्वनाथ के अनुसार, नहीं तो ये क्वेश्चन जिस दिन टकरा गया ना मामला खत्म हो जाएगा। विश्वनाथ के अनुसार अब देखना भैया हम पढ़ रहे हैं पहला फैक्ट, पहला फैक्ट आता है लक्षणा के भेद कितने, लक्षणा के भेद कितने, केवल लक्षणा आएगा तो 16, लक्षणा के भेद कितने 16। अगर दूसरा केवल लक्षणा के उपभेद कितने, ये फैक्ट हमेशा गलत करते हैं भैया। अगर लक्षणा के भेद आएगा तो 16, लक्षणा के उपभेद आएगा तो 80, कितना 80। अब देखना भैया लक्षणा मूला, तीसरा, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीसरा आता है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, इसके अनुसार पूछा जाएगा तो 64 है, कितना है लाडलो 64 है, ठीक है ना। अगला, अगला एक यहां पे नोट करके और लिख लो भैया, एक यहां पे नोट करके और लिख लो, एक नोट करके और लिख लो आप लोग, सबसे महत्वपूर्ण, गई भैंस पानी में, गई ना। हाँ आवाज आ रही ना बेटा, एक बार थम्स अप करके बताना आवाज आ रही सभी को, आवाज आ रही है ना, हाँ बहुत बढ़िया। अगला एक फैक्ट और लिख लो भैया, मम्मट के अनुसार, मम्मट के अनुसार, मम्मट के अनुसार लक्षणा के भेद 6 होते हैं, कितने होते हैं 6। अब देखना मम्मट के अनुसार ही एक और पढ़ना, एक और मम्मट के अनुसार पढ़ना, मम्मट के अनुसार लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, इसके कितने भेद होते हैं तो 12, कितने होते हैं, ये लो ये वाला फैक्ट भी खत्म कर दिया। अब तो नहीं है ना दिक्कत, हाँ अब तो दिक्कत नहीं है ना, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। देखो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि भैया यहां पर आप लोग बताइएगा लक्षणा के भेद, तो विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा के भेद कितने हैं 16, विश्वनाथ के अनुसार उपभेद लक्षणा के कितने 80, विश्वनाथ के अनुसार यहां पर आपका लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना के कितने होते हैं 64,
मम्मट के अनुसार लक्षणा के कितने भेद होते हैं लाड़ लो? तो 6। अगर यहाँ पे मम्मट के अनुसार पूछा जाएगा लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना के कितने भेद होते हैं, तो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। लिख लो भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। वर्ग 2 है, लेवल का आएगा भैया, मजा आएगा। इसकी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी भैया। हाँ चलो, तो यहां पे अब आंसर लगा दो ना, सूंघ के 64 आएगा। कितना आएगा कबूतरों? 64 आएगा। लिख लिया? शब्द शक्ति ने धूम मचाई थी, इस बार भी धूम मचेगी भैया। लिख लिया सभी ने? एक बार थम्स अप कर दो भैया। आंसर क्या लगाओगे? हाँ, तो याद रखना विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा मूला तो कितना होता है? 64 होगा। क्या होगा भैया? 64 होगा। अब समझ में आ गया सर मामला। मजा आ रहा है आज क्लास में। अरे अभी तो कल देखो, कल व्याकरण में भौकाल होगा। हाँ, अगला ये लो भैया, अगला दिया कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जगह पाए बोराए। तो भैया यहां पर देख लो, सूंघ के आंसर लगाना कबूतरों। बिल्कुल भैया, सूंघ के लगाना है, टेंशन तो लेना ही नहीं है। ठीक है, देखो इसमें यहां पर याद रखना, इसमें आप लोग याद रखना, पहले तो आप लोगों को सूंघना है कि भैया इसमें यमक अलंकार है। भैया कौन सा है कबूतरों? यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार होगा तो उसमें यहां पर शक्ति कौन सी होती है? अविधा। तो अविधा शब्द शक्ति हो जाएगी, अविधा शब्द शक्ति हो जाएगी। अगर अगर अविधा ऑप्शन में नहीं है लाड़ लो, अगर मान लो अविधा ऑप्शन में नहीं है, अगर मान लो कि अविधा ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या करें? फिर क्या फेफड़े निकालोगे क्या कि नहीं सर हम तो कंप्यूटर को तोड़ दें? नहीं भैया, अगर यहां पर अविधा ऑप्शन में नहीं है तो इसका दूसरा विकल्प भी होता है। वो कौन सा होता है? शाब्दी व्यंजना। तो इसे यहां पर शाब्दी व्यंजना का भी एक रूप माना जाता है। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो फिर जुड़ के आएगा अमिधा शाब्दी व्यंजना, अविधा मूलक शाब्दी व्यंजना। नहीं तो डायरेक्ट आएगा तो अविधा, डायरेक्ट आएगा तो जैसे उसने पूछा कनक कनकते में कौन सा? अविधा व्यंजना लक्षणा, तो क्या आएगा? अमिधा। अब उसने ऑप्शन ही बना दिए, अविधा मूलक शाब्दी व्यंजना हो गया, तो अविधा मूलक शाब्दी व्यंजना बिल्कुल ठीक है भैया। आंसर लगा दो, सी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है? हाँ, इसलिए दोनों डाउट क्लियर कर दिए। शाब्दी व्यंजना भी है, अविधा भी है, जितने भी यमक है सब शाब्दी में। हाँ डन, आ जाएगा मजा भैया। भौकाल है, बवाल है, फिर भी देखना आज के क्वेश्चन में से फंस जाना है, लेकिन बेटा इसको समझ के जाना। अगला, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। लो भैया सूंघ लो। हाँ सूंघ लो। पहले तो श्लेष है, श्लेष है तो भौकाल है, श्लेष है तो शाब्दी है, श्लेष है तो शाब्दी है। अब देखो शाब्दी व्यंजना है, लेकिन अब यहां पर देखो पानी 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 आ रहा है, तो ये यहां पर क्या होगा भैया? दोष भी अभी इसके बाद क्लास दोष की है, मतलब अभी खत्म होने वाले पे दोष आने वाले हैं। अब इसमें देखो आंसर यहां पे शाब्दी भी होगा, लेकिन एक चीज याद रखना, ऑप्शन ये तो मैंने कठिन डाल दिया है, वैसे ऐसे आएगा नहीं, ये शाब्दी व्यंजना ही है। लेकिन कभी शाब्दी ना आए तो फिर यहां पर अविधा मूलक शाब्दी व्यंजना कहा जाता है इसको। दोनों ऑप्शन में हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना, नहीं तो फिर शाब्दी लगा देना। श्लेष मतलब शाब्दी। हाँ, ये सबने गलत कर दिया होगा पता है, क्योंकि हम लोगों की बुद्धि जो है ना एग्जाम हॉल में और हाई फाई चलने वाली है। सबने बी लगाया है, सबने बी लगाया ना भैया, सबने बी लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, जब ये दोनों आए ना तो फिर यहां पे अविधा मूलक शाब्दी व्यंजना दिया है ना, अविधा मूलक हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ जाओ कबूतरों। तो 3 वेर खाती है, 3 वेर। अब देखो वेर वेर आ गया भैया। हाँ बहुत बढ़िया, डन। सबका सही है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी वही है, इसमें यहां पर यमक है, यमक मतलब यहां पर अविधा है,
और फिर शाब्दी भी व्यंजना भी है, शाब्दी व्यंजना भी है, तो अभिधामूलक शाब्दी व्यंजना हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। अगला, बेयौगिक शब्द जो किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये आपका यहाँ पे अभिधा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, तो रूढ़ हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? योग रूढ़ कहा जाता है लाडलो। क्या कहा जाता है? योग रूढ़ कहा जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर? क्लियर है बात यहाँ पर लाडलो? हाँ, अगला देखना, जहां गुण सादृश्य संबंध या समान गुण धर्म के कारण लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए वहां पर कौन सी शक्ति होती है? लो भैया सूंघ लो, सूंघ लो आप लोग भैया, आंसर सूंघ के लगा देना। ठीक है, डन। देखो, जहां पर भी ये सदृश्य आएगा, सदृश्य का मतलब यहां पर सीधा सीधा है रूपक और उपमा, और जहां पर भी आएगा भैया ये आपका किस में जाएगा? गौणी में जाएगा। जहां पर आपका सदृश्य शब्द आए, समान शब्द आए, वो आपका गौणी में जाता है। किस में जाता है भैया? गौणी में जाता है। क्लियर है? जहां रूपक और आपका उपमा आएगा वो कौन सा हो जाएगा? गौणी हो जाएगा। क्लियर है बात? यहां पर आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाड लो? ए। कुछ लोगों ने बी। शुद्धा लक्षण अलग होता है। देखो, शुद्ध में बात करना, जब शुद्ध आएगा ना तो एक शब्द लिख लो, शुद्धा के लिए ट्रिक लिख लो, सामीप्य। ये सामीप्य शब्द आएगा ना तो शुद्ध है, और सदृश समान या गुण धर्म की बात होगी, हाँ बिल्कुल, तो वो आपका गौणी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? गौणी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सामीप्य संबंध आएगा, समीपता की बात होगी तो शुद्धा है, जहां पर आपके सदृशता की बात होगी तो गौणी है। ओके, अब आ गया सर समझ में, अब गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो भैया अगला, किस शब्द शक्ति को अजहत स्वार्था भी कहा जाता है? अजहत स्वार्था, तो हम लोगों को बताना है भैया, हम लोगों को बताना है, फेफड़े बाहर कर देना है। अजहत स्वार्था किसको कहा जाता है? बात ही खत्म हो गई। अजहत, अजहत किसको कहा जाता है बताइएगा भैया। हाँ, अजहत किसको कहा जाता है? ठीक है, तो अजहत का मतलब होता है उपादान। क्या होता है भैया? उपादान, और एक लक्षण होता है। तो देखो, इसको कहा जाता है अजहत। इसको ऐसे आ उ खत्म, और एक और आता है लक्षण लक्षणा, लक्षण लक्षणा। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भैया, आ हटा दो, जहत स्वार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तो जब भी आपके संबंध में ऐसा कंसेप्ट बनेगा आप सूंघ के आंसर दे देना भैया, ठीक है ना? हाँ, जब भी यहां पर जहत आएगा, जहत, तो देखो इसको याद रखना, आ गया ना, तो आ के बाद बोले आ ऊ, आ ऊ, आ ऊ, तो आऊ का मतलब आ से अजहत, ऊ से उपादान। ठीक है भैया? हाँ, आ से अजहत हो गया, ऊ से उपादान हो गया। ये लाज के नाम से याद कर लो, लाज, जहत और लक्षण लक्षणा। ठीक है ना भैया? सर ये मैंने आपकी बुक में पढ़े हैं पूरे 10,000 वाली, उसमें सब दिए हैं भैया। ठीक है ना? चलो भैया अगला, जहत तो लाज, तो लक्षण लक्षणा हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लो कबूतरों, अनेक अर्थों वाले शब्दों के संयोग के आधार पर अभिधा द्वारा एक निश्चित अर्थ निकलता हो, उस शब्द शक्ति को क्या कहा जाता है? ये भैया थ्योरी वाला है, ये व्यवहारिक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। चलो भैया जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, इसका आंसर हर बच्चे का आना चाहिए। हाँ डन, सिंपल है, सिंपल है, मजा आ जाएगा भैया। हाँ सिंपल है, मजा आ जाएगा। ओके, हमने तो मान लिया है भैया कि सिंपल है, मजा आ जाएगा। देखना यहां पर आपको दिया गया है,
ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा समझ में, इसको समझना। अनेक अर्थों वाले शब्दों के संयोग से, मतलब यहां पर शब्द एक और अर्थ अनेक, अर्थ क्या होंगे? अनेक। तो यहां पर याद रखना ये कहलाएगा श्लेष, और जब शब्दों के कारण अर्थ बनेंगे तो ये हो जाएगा शाब्दी व्यंजना, ये हो जाएगा शाब्दी व्यंजना। और शाब्दी को अभिधा मूलक भी कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बेटा, अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना। आ गया समझ में अब? हाँ, आगे बढ़ जाओ। ये क्लास बाद में नहीं दिखने वाली एक भी, मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था भैया, सबको अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था कि मैराथन क्लास मतलब लाइव केवल, चाहे वो कोई भी बच्चा हो भैया, अगर आपको यहाँ पर एक क्लासें देखनी है तो लाइव ही देखना पड़ेगा। एक बार वीडियो को बेटा लाइक और शेयर कर दो आप लोग, ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? लक्ष्यार्थ द्वारा जहां एक अर्थ निश्चित हो जाए फिर कोई दूसरा अद्भुत अर्थ निकले। अब देखो जहां पर अद्भुतता की बात हो रही है, जहां पर अद्भुतता की बात हो रही है उसे यहां पर क्या कहा जाता है? उसे यहां पर क्या कहा जाता है? बताइएगा भैया, उसे यहां पर क्या कहा जाता है? डन। हाँ सर ये तो गलत हो गया हमारा। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, गलत होने दो, गलत होगा तभी तो आगे चल के सही होगा ना, कहां दिक्कत आ रही है। हाँ हो गया डन। बी आंसर आ रहा है सर। इतना आसान नहीं है रे कबूतरों। हाँ ठीक है, नहीं गलत मतलब गलत, ठीक है ना। पीडीएफ भैया इसकी क्या ही पीडीएफ लोगे तुम लोग, पढ़ लो वैसे ही डायरेक्ट, इतना समय कहाँ है कि तुम लोग पीडीएफ से पढ़ पाओगे। हाँ चलो आंसर इसका बी आ रहा है सर, हो भी सकता है। नहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भैया, तुम लोग भी स्फोटक पदार्थ आदमी हो। देखो जब यहां पर आपका अद्भुत शब्द आ जाए तो अद्भुत यहां पे व्यक्ति का अभिधा नहीं होता है, अद्भुत हमेशा लक्षणा होता है। क्या होता है भैया? अद्भुत शब्द ये देख लेना, सूंघ के लगा देना। जब भी यहां पर ऐसा आएगा ना, जैसे आप तो यहां पर क्या हो भैया, गिरे बैसाख नंदन हो, तो जब यहां पर आपको इस तरीके का कंसेप्ट जब मिलता है कि लक्ष्यार्थ जहां पर एक अर्थ यहां पर निश्चित हो जाए और फिर कोई दूसरा अर्थ अद्भुत निकले, तो अद्भुत निकलेगा तो वो लक्षण ही निकलेगा। अद्भुत हमें क्या है? लक्षण ही तो है भैया। हाँ आगे बिंब किसे कहते हैं? बिंब किसे कहते हैं? ठीक है भैया, चलो सूंघ सूंघ के लगाते जाना भैया। बिंब किसे कहते हैं? तो बिंब किसे कहते हैं बताइएगा, बिंब किसे कहते हैं भैया बताइएगा। यहां पर जितने भी कबूतर हैं सूंघ सूंघ के आंसर देते जाइएगा। बिंब की जहां बात होती है तो याद रखना बिंब किसी अमूर्त के भाव चित्र को कहा जाता है। तो किसी अमूर्त विषय वस्तु के भाव चित्र को यहां पे बिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाडलो? बिंब कहा जाता है। बात समझ में आ रही सभी को? बिंब किसे कहा जाता है? किसी अमूर्त के भाव चित्र को यहां पर क्या कहा जाता है? बिंब कहा जाता है। आगे बढ़ जाओ। बिंब शब्द के अंग्रेजी रूपांतर इमेज का अर्थ क्या होता है? तो बिंब शब्द का जो यहां पर रूपांतर है अंग्रेजी, उसका यहां पे अर्थ क्या होता है? तो याद रखना बिंब इमेज, इमेज को देखते हैं आप यहां पर, उसको शब्दों की भांति जब क्लियर करते हो तो वो क्या कहलाता है? मूर्त रूप प्रदान करना होता है। कौन सा होता है लाडलो? मूर्त रूप प्रदान करना होता है। तो जब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि मूर्त रूप प्रदान करने का मतलब यहां पर क्या होता है, तो इमेज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? किसी भी चीज को मूर्त रूप प्रदान करना शब्दों के माध्यम से। बिंब के मूलभूत तत्व यहां पर कौन कौन से हैं? तो बिंब के मूलभूत तत्व आपको बताना है, ठीक है भैया। हाँ ये आ गया बिंब भैया, सूंघ लो। बिंब के मूलभूत तत्व यहां पर एक तो ऐन्द्रियकता होता है, एक भाव होता है, एक कल्पना होता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एप्लीकेशन में अच्छे से पढ़ाया था, नहीं पढ़ा है तो बात अलग है भैया, नहीं पढ़ा है तो फिर इसका कोई जवाब नहीं है। एक बार बेटा अगला क्वेश्चन आएगा तब एक बार सभी बच्चे पहले थम्स अप कर दो। हाँ आज बिंब और शब्द शक्ति का डर खत्म, एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दो बस। अगला क्वेश्चन फिर बवाल होगा, और इसमें जितने भी कबूतर यहां देख रहे हैं याद रखना आज की क्लास से आपको बहुत
बेनिफिट मिलने वाला है, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भैया। हाँ चलो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो भैया, जल्दी से जल्दी यहां पे लाइक कर दो सभी बच्चे, क्योंकि याद रखना अगला क्वेश्चन बवाल है। पढ़े हैं सर हम इसको एप्लीकेशन पे, जो पढ़े हैं वो तो एक एक सेकंड में आंसर लगाते जाएंगे, और जो नहीं पढ़े हैं भैया वो यहां पे देख लेना। हाँ अच्छा, क्लास कैसी लग रही है एक बार पहले मुझे कमेंट करके बताओ। क्या शब्द शक्ति के डाउट खत्म हुए? क्या आपको आज की क्लास में मजा आ रहा है? कमेंट करके बताना बेटा। हाँ, और कल की क्लास तो इससे भी भौकाल होने वाली है। कल की क्लास तो भैया शाम को 7 बजे है। ये लो, सी डी लेविस के अनुसार, अभी मैं लास्ट में इसके 5-7 फैक्ट लिखा दूंगा, ठीक है ना भैया। हाँ 5-7 फैक्ट आप लोग याद रख लेना। अभी पहले देख लो, ये क्वेश्चन आपको सी डी लेविस के अनुसार एक पूछा भी गया है, क्योंकि लेविस का क्वेश्चन आपका आ चुका है। हाँ, सी डी लेविस ने क्या कहा था? काव्य अनुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। काव्य बिंब एक भावात्मक चित्र है। यह रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्रता प्रदान करता है। ये भी ठीक है भैया, समझ लेंगे। हाँ तो याद रखना, सी डी लेविस ने कहा था कि काव्य की अनुभूति को सदृश तक पहुंचाने में सामर्थ्य कौन है भैया? बिंब है। काव्य बिंब एक भावात्मक चित्र है। अगला, यह रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्रता पहुंचाता है। तो आंसर हो जाएगा सरकारी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी बच्चे। अगला देखना, अगला दिया है बिंब के भेद। तो बिंब के भेद के आधार हैं, तो यहां पर याद रखना बिंब के भेद के आधार कौन कौन से हैं? तो कल्पना के आधार पर है, प्रेम अनुभूति, प्रेरक अनुभूति के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। मैं लास्ट में लिखा दूंगा कौन कौन से हैं। इंद्रियां 5 हैं तो 5 हो जाएगा। कल्पना भी कर लेंगे, क्योंकि तुम लोगों की पता है फेफड़े वैसे ही बाहर आ रहे। हाँ अगला देखना, सारे के सारे क्वेश्चन यहां पे टॉप है। इसके बाद वाला क्वेश्चन और बेहतरीन है। जैसे बिंब का गुण कौन सा है भैया? अब देखो यहां पर आपको दिया है भैया बिंब का गुण बताना है, तो बिंब का गुण कौन सा है? ठीक है भैया। हाँ देखो, शाम 7 बजे वाली जो क्लास है ना भैया, इसके बारे में सबको बता दो। कल, ये कल है शाम को 7 बजे, 5 घंटे मैराथन, पूरे 25 प्रश्न आपके हाथों में। इसको पढ़ेंगे अलग लेवल से, अलग नए तरीके से पढ़ाऊंगा इस बार, ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आ पाए। बिंब का गुण देखो, बिंब में सजीवता, नवीनता होती है, भावनाओं को उत्तेजित करने की क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य होता है इसमें, प्रसंग के अनुकूल आती है और सार्थकता भी होती है भैया इसमें। तो यहां पर याद रखना, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो, यहां से विशेषताएं कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बिंब की विशेषता कौन सी है, गुण कौन सा है, तो आप लोग यहां पे लिख लो कि बिंब में सजीवता होती है कबूतरों, नवीनता होती है, इसके बाद एक गुण और होता है कि भावनाओं को उत्तेजित करने में सामर्थ्य होता है, इसके बाद यहाँ पे प्रसंग के साथ अनुकूलता होती है, इसके बाद इसमें सार्थकता भी होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी बेटा। क्या हो जाएगा कबूतरों? डी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ कल भंडारा 7 बजे है भैया। उस भंडारे को जो चूक गया ना, उसका तो भैया भगवानी मालिक है। कल शाम को 7 बजे जो क्लास नहीं ले पाया, हाँ इसलिए कल नेट को बचा के रखना, फालतू उसको यहां पर वेस्ट मत करना भैया। फुल स्क्रीन में देख रहे हैं, अच्छी बात है। इंद्रिय बिंबों के कितने भेद होते हैं? तो भैया इंद्रियां 5 होती हैं। हाँ ना कान कान वान पता है कि नहीं पता भैया? हाँ बहुत बढ़िया भैया। तो यहां पर इंद्रियां जब पूछी जाएंगी तो इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। सूंघ लो। तो इंद्रिय बिंबों के कितने उपभेद होते हैं? तो यहां पर याद रखना, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो 5 होते हैं भैया। क्या होते हैं? 5। ठीक है ना। अगला देखना, अभी मैं लास्ट में लिखा दूंगा कौन कौन से भेद हैं। काल्पनिक बिंबों के भेद कौन से होते हैं? कल्पना 2 होती है भैया। कल्पना 2 होती है, एक कल्पित बिंब होता है, एक स्मृति बिंब होता है। तो यहां से एक क्लियर हो गया। जैसे जब इंद्रिय पूछा जाएगा, इंद्रिय तो 5 आएगा, और कल्पना की जाती है तो कल्पना यहाँ पे 2 प्रकार से की जाती है। एक तो अपनी स्मृति के माध्यम से की जाती है, एक कल्पित बिंब भी होता है आपका। तो कल्पना 2 प्रकार की हो गई। वैसे भी हम कल्पना 2 ही करते हैं, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा?
ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहां पे समझना, अगला दिया बिम्ब का कार्य है। अब देखो बिम्ब का यहां पे कार्य क्या होता है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। हाँ सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट में बता दूंगा बेटा कट ऑफ, ठीक है ना, लास्ट में रुक जाओ, अभी कट ऑफ जानना है तो लास्ट के 5 मिनट रुकना, ठीक है ना, इतना ही जाएगा सेफ स्कोर, इससे कम मत लाना, बताएंगे अभी, इसको कंप्लीट कर लें। बिम्ब का कार्य क्या है, देखो भाषा को संगठित करना, बिम्ब का कार्य आपसे पूछा जाएगा कि भाषा का संगठन करना किसका कार्य भैया, बिम्ब का है। संगठित करना, उसको संक्षिप्त करना, एक तो संगठित किया, एक संक्षिप्त किया, सार्थक बनाया, प्रसंग के अनुकूल बनाया, नवीनता लाए और केंद्रित करना। तो 3 कंसेप्ट, पहले लिखो भाषा, तो भाषा को पहले संगठित किया, फिर यहां पर उसको संक्षिप्त किया, फिर यहां पर उसको केंद्रित किया, केंद्र बिंदु तक तो ले जाएंगे ना। तो यहां पर याद रखना ये पूरा का पूरा मामला जो है ना वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छाप लेना, हाँ इस क्वेश्चन को छाप लेना कबूतरों, जब भी आएगा ना भौकाल आएगा। हाँ सरकारी ऑप्शन यहां दे दिया, हो सकता है इसमें से अलग अलग उठा उठा के दे दे कि बताइएगा काव्य भाषा को संगठित करना क्या कहलाता है, बिंब कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है, काव्य प्रयोजन कहलाता है, काव्य गुण कहलाता है। तो वो देखना पड़ेगा आपको, वो ये भी पूछ सकता है काव्य भाषा को संक्षिप्त करना क्या कहलाता है, काव्य प्रयोजन, काव्य गुण, इसके बाद यहाँ पे काव्य लक्षणा, या यहाँ पर आपका बिंब कहलाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, हाँ भाषा को केंद्रित करना, तो ये सब बिंब का काम है। किसका काम है, इमेज का काम है आपका। बहुत बढ़िया भैया, आगे बिंब किस शब्द शक्ति पर आधारित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है बेटा। हाँ सुनना, अब देख लेना, जिसकी किस्मत अच्छी है उसकी में आ जाएगा। हाँ आंख कान नाक जीभ त्वचा इंद्रियां बेटा, वो 5 है इंद्रियां हैं वो, देखना। अब आपको यहां पर दिया है बिंब किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है, तो बिंब यहां पर बेटा 2 के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखो बिंब की अगर हम बात करें, बिंब की अगर हम बात करें तो बिंब में यहां पर क्या करते हैं आप लोग, सीधी सीधी चीजें नहीं चलती बेटा बिंब में, बिंब में यहां पर सीधी सीधी चीजें नहीं चलती। तो बिंब में एक तो लक्षण हो गया और एक व्यंजना हो गया। अमिदा, अब देखो क्वेश्चन यहां 2 प्रकार से बनेगा लाडलो, क्वेश्चन 2 प्रकार से कैसे बनेगा, वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि बिंब का प्रयोग किस शब्द शक्ति में नहीं होता, अविदा में नहीं होता, किस में होता है, तो लक्षणा में होता है और व्यंजना में होता है। बात समझ में आ रही सभी को, हाँ बिल्कुल, ये कंसेप्ट समझ में आया। मतलब यहां पे व्यंजना और लक्षणा दोनों में होता है। अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन आएगा तो अविधा में बिंब आधार नहीं होता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लेना, यहां नहीं लिखा हो ना तो तुम लोग हाँ हाँ में पढ़ लेते हो भैया, बिल्कुल तुम हाँ हाँ में पढ़ लेते हो, लेकिन याद रखना ना दिया हो तो अमिधा आएगा, हाँ दिया है तो व्यंजना और लक्षणा आएगा। क्लियर है ना बात यहां पर। चलो आंसर हो गया आपका डी, आगे बढ़ जाओ। एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखना, ये लो भैया, इसको भी छाप लेना, ये अभी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है, 2024 में भी आ चुका है क्वेश्चन। खिलाओ ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, राधे 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 राधे। क्या है ये, सेंटेंस ही कल्पना है क्या। चलो पहले तो ये बताइएगा इसमें अलंकार कौन सा है। चलो भैया अभी पता चल जाएगा तैयारी कितनी है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जल्दबाजी के चक्कर में सब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बेटा, जल्दबाजी करना ही नहीं है, अभी क्वेश्चन रह गए हैं अपने, है ना। चलो उत्प्रेक्षा, हाओ। अब देखो यहां पर आपको दिया गया है, इसमें क्या होगा, खिलाहो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो देखो
जहां पर भी आपके रंग की बात हो, रंग दिख रहा हो, या रंग की बात हो, रूप की बात हो, तो फिर यहां पे दृश्य बिंब होता है। रंग रूप की जहां बात आ जाए वो आपका दृश्य हो जाता है। कौन सा होगा? दृश्य। और जहां पर एक श्रव्य भी आता है सर, श्रव्य कौन सा होता है? तो सुनना, जहां पर आपकी ध्वनि आए, जैसे अनुकरणात्मक क्रिया आए, कोई अनुकरणात्मक आए, या फिर किंकन आए, नुपुर आए, ठीक है, हाँ, पैजनिया वगैरह आए, तो आप लोग समझ जाना जब भी आपको दिया जाएगा ना दृश्य में क्या होता, सॉरी ये दृश्य नहीं होगा बेटा, ये श्रव्य होगा, श्रव्य होगा। दृश्य तो हो गया ना, ये श्रव्य है। श्रव्य मतलब सुनना, सुनने का कंसेप्ट समझना। जब भी यहां पर जैसे आप लोगों ने बोला कि हल्के हल्के पैरों की धमक या छनक से हम अंदर पहुंचे, तो पैरों की धमक, पैरों की छनक, हम घुंघरू, घुंघरू का बजना, पैजनिया का बजना, ये सब आपका किस में जाता है भैया? तो ये सब आपका यहाँ पे श्रव्य में जाता है। और जहां पे चीजों का दिखना, किसी का रूप दिखना, सुंदरता दिखना, प्रकृति का चित्रण दिखना, ये सब आपका किस में जाता है? दृश्य में जाता है। पायलिया की झंकार, ये सब आपका इसी में आएगा। बिल्कुल भैया। तो याद रखना, श्रव्य का मतलब सीधा सीधा होता है, जैसे किंकन किंकन नुपुर धुन सुने, तो किस में जाएगा? इसी में जाएगा आपका। तो याद रखना ये आपका बिंब है भैया, और दृश्य बिंब हो जाएगा इसमें। हाँ बिल्कुल भैया, दृश्य बिंब हो जाएगा। इसमें मानवीकरण भी है भैया, हाँ पूछा जाएगा। तो अगला ये दिया गया है, बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है, वह अपनी ध्वनि और संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। यह कथन यहां पे किस समीक्षक का है? मानवीकरण तो होगा ना भैया, उसमें क्यों नहीं होगा, सिंपल सी बात है। देखो, जब भी यहां पे संवेदनशील या पारदर्शिता आती है, तो पारदर्शिता में एक ही व्यक्ति रहता है, केदारनाथ। कौन रहता है भैया? जब भी यहां पर आपका आएगा, हाँ बहुत बढ़िया, जब भी आएगा तो पारदर्शी शब्द आएगा, तो याद रखना पारदर्शी क्या है भैया? केदारनाथ है। क्या है भैया? केदारनाथ सिंह है। कौन हो जाएगा? केदारनाथ सिंह हो जाएगा। अगला, कवि की प्रतिभा की कसौटी उसके बिंबों की शक्तिमत्ता, मौलिकता एवं प्रभाव क्षमता है। ये कथन किसका है? ये भी अच्छा प्रश्न है बेटा, मजा आ जाएगा। देखो, प्रतिभा की कसौटी जब आएगी, शक्तिमत्ता और मौलिकता जब आएगी, तो मोरलिटी जब आएगी, तो फिर यहाँ पे क्या है? आपको यहाँ पे कसौटी को रीड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रतिभा की कसौटी को हमको रीड करना पड़ेगा सर, पढ़ना पड़ेगा सर। तो हार्वर्ड रीड कौन होगा आपका? हार्वर्ड रीड होगा इसका। कौन हो जाएगा? हार्वर्ड रीड हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही सभी को? बात समझ में आ रही सभी को? तो जब भी पूछा जाएगा तो कवि की प्रतिभा की कसौटी उसके बिंबों की शक्तिमत्ता, मौलिकता का प्रभाव है, तो हार्वर्ड रीड आएगा। कौन आएगा? हार्वर्ड रीड आएगा। आगे बढ़ जाओ। अगला, किसके द्वारा कवि वस्तु, घटना, व्यापार या गुण या विशेषता, विचार आदि का साकार, निराकार पदार्थ और मानसिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष इंद्रिय ग्राह्य बनाता है, उसे यहां पर क्या कहा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। नहीं भैया, कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए भैया। हाँ बिल्कुल भैया, आप लोग यहां पर याद रखना, ये क्वेश्चन दिया गया है कि किसके द्वारा किसी वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि का साकार, निराकार पदार्थों और मानसिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष एवं इंद्रिय ग्राहक बनाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सुनिएगा कबूतर, यहां पर ये जो आपको दिया है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो, फैंटेसी तो होगा नहीं। फैंटेसी का मतलब है कल्पना करना। केवल आप लोग कल्पना करते रहते हो, सुबह से शाम तक कल्पना करते रहते हो कि काश ऐसा हो जाए। हाँ, और क्या? कल्पना ही तो है। तुझ में रब दिखता है, बाकी सब में भेड़ बकरियां, कल्पना ही तो है। हाँ, तेरे काले बालों में रास्ता भूल जाएगा जग, ये कल्पना ही तो है भैया। आप लोग कल्पना करो, तब तक सिलेक्शन कोई दूसरा ले जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया भैया। तो फैंटेसी तो होगा नहीं आपका,
फैंटेसी पूछा जाएगा तो अंधेरे में है। हाँ, यहां एक क्वेश्चन लिख लेना, फैंटेसी आपके सिलेबस में ही है, अंधेरे में जो रचना है ना वो फैंटेसी है। हाँ, यहां पर इसका आंसर जो होगा तो भैया साकार, जैसे कोई इमेज है, जैसे आपने किसी फोटो को देखा, समझना भैया, समझना, ये इमेज का ही काम है। ये बिंब जो है ना, दुनिया में इमेज ही चल रही है। तुमने मोबाइल में फोटो देखा और उसको मान लिया कि सामने वही बैठा है और उसकी कल्पना कर दी, मेरा बाबू इतना सुंदर है, पता है ना। तो भैया ये बिंब ही तो बता रहे हो, ये ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा, आपने उसके बारे में यहां पे चीजों को शब्दों के माध्यम से बता दिया, ये आपका बिंब है भैया। हाँ, और क्या। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ये बिंब क्या होता है, बिंब का मतलब आपने व्हाट्सएप पे फोटो भेजा, या मान लो किसी ने देख लिया भैया स्टेटस पे, उसको यहाँ पे कुछ लोग मन में कल्पनाएं करने लगते हैं और शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि ये वही वाला आदमी है, तो मामला यहाँ पे बिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, हाँ ये आ सकता है भैया, हाँ ये लिख लो भैया, ये आ सकता है, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अब देखो भैया, इसमें बिंब पूछा जाएगा तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा घ्राण, या इसको कहा जाता है नाक। हाँ, तो खुशबू आएगी तो सूंघ के आएगी भैया, और जहां पर सुगंध की बात होगी, बदबू आना, खुशबू आना, ये सब आपका किस में जाता है? घ्राण बिंब। ये बिंब का भेद होता है भैया, इंद्री गामक आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ बहुत बढ़िया। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, अब लो भैया, तुझ में रब दिखता है, दृश्य है, ये दृश्य अपना, और सामने वाला सुन रहा है ना अपनी तारीफ, वो श्रव्य है उसका। व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ये सब बिंब हैं। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, और क्या। युवराज गौर जी, जी बताइएगा युवराज जी। काली काली जुल्फें, इसमें दृश्य है। हाँ, और क्या, दृश्य है भैया। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ जाए, अभी क्वेश्चन रह गए हैं अपने। निम्न में से कौन सा बिंब का प्रकार है भैया? तो बिंब का प्रकार आपको बताना है। हाँ, अब देखो यहां पर आपको दिया है बिंब का प्रकार कौन सा है, तो कौन सा प्रकार है इसमें? देखो भैया, यहां पर आपको दिया गया है मानस बिंब भी होता है, इंद्रिय बिंब भी होता है, तो उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा कबूतरों? दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, अगला दिया इंद्रिय बिंब के दो प्रमुख कौन से हैं? तो यहाँ पे इंद्रिय बिंब के दो प्रमुख यहाँ पे आपको प्रकार दिए गए हैं, कौन से होते हैं? तो एक होता है यहाँ पर दृश्य होता है, और एक होता है यहाँ पे अन्य संवेदना, संवेद्य होता है। ये आपका क्वेश्चन आने लायक नहीं है, इसको छोड़ना, आगे बढ़ना। ये लो भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट, छाप लो इसको पहले, सभी बच्चे इसको छापेंगे भैया, सभी बच्चे यहां पर इसको छाप लो जल्दी से जल्दी। नहीं भैया, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए सर, मेरी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर व्यक्ति की है भैया, प्रॉब्लम हर व्यक्ति की है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी प्रॉब्लम ही नहीं है? समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या तो आएगी ना, कहाँ दिक्कत आ रही है भैया? हाँ, जब समस्या आएगी तो समस्या का समाधान तभी होगा जब समस्या सामने होगी, नहीं तो हम लोग सोचेंगे ही नहीं कि इस समस्या का समाधान हमको चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए भैया, हाँ, फिर चाहे कुछ भी हो। चलो भैया, अब समझना इसका कंसेप्ट एक बार देख लें, एक बार देख लें भैया इसका कंसेप्ट। तो देखो, उजला पाख क्यार का फूल कांस सा, खिली चांदनी रात की कली सुहावनी। तो देखो, चांदनी रात खिल रही है, तो भैया यहां पे याद रखना, हर सॉल्यूशन होता है, हर समस्या का हल है। वो बोलते, कृष्ण बोलते हैं, कोशिश कर हल निकलेगा, इस बंजर जमी से भी जल निकलेगा, मेहनत कर फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हाँ बिल्कुल भैया, सबसे ज्यादा यहां पे तनाव जीवन में यही चल रहा है कि सर समस्या है, समस्या नहीं तो मर जाओ। ये बताओ, जीवन में समस्या सुबह से शाम तक, खाना नहीं मिला तो समस्या,
पानी ज्यादा पी लिए तो समस्या भैया, उससे अच्छा अपन जिंदा ही क्यों है। जिंदा वही इंसान है जिसको समस्या है भैया, जिंदा इंसान को ही समस्या रहती है, क्योंकि मरने के बाद तो समस्या का समाधान ही खत्म हो गया। अगला, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। अब देखो यहां पर याद रखना, ये जो आपको दिया है ना चांदनी रात है, तो ये आपका दृश्य बिंब में जाएगा। किस में जाएगा लाडलो? हाँ, ये दृश्य बिंब में जाएगा, दृश्य बिंब में जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है ना भैया। समस्या बिन जीवन अधूरा है, समस्या ही तो जीवन है, पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, प्रॉब्लम, ठीक है भैया। क्या तारीफ करूं? अच्छा, क्या तारीफ करूं? अच्छा नहीं भैया, इतनी तारीफ मत करो कि तुम लोग यहां पे पता है रुला दोगे। हाँ, इतनी तारीफ नहीं, इतना टूट चुका हूं कि छूने पे बिखर जाऊंगा। ज्यादा दुआ मत करो नहीं तो मर जाऊंगा, वो सुना है ना। हाँ, ऐसी वो एक और आता है, ऐसी क्या खता हुई कि काबिले माफी नहीं। ऐसी क्या खता हुई कि काबिले माफी नहीं, इतने दिन से देखा नहीं, क्या ये सजा काफी नहीं? चलो भैया आगे देखते हैं, बड़ी समस्या है भैया। देखना, दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप कौन सा होता है, बताइएगा भैया। हाँ, दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप होता है। जब भी दृश्य वस्तु आपसे पूछा जाएगा उसे अलंकृत बिंब कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग छाप लेना। जब भी आपका यहाँ पे दृश्य पूछा जाएगा तो दृश्य का फंडा ही होता है, दृश्य वस्तु बिंब का मतलब होता है अलंकृत बिंब होता है। क्या होता है भैया? अलंकृत बिंब होता है। छाप लो इसको, ये दूसरा नाम आ सकता है बेटा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। आप लोगों को बेटा एक सावधानी और बरतना, ये जितने भी कबूतर है ना, क्या क्या ले जाना है एग्जाम हॉल में, ये मैं बता दूंगा। अभी रुक जाओ आप लोग 2 मिनट। अगला, इंद्रिय बिंब की उपस्थिति रहते हुए भी उनका प्रभाव इंद्रियगत ना होकर मन या चित्त पर अधिक होता है। हाँ, मन या चित्त पर सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो ये बताओ, जब मन पे होगा ना, मन व चित्त, तो याद रखना इसको मानस कहा जाता है। क्या कहा जाता है लो? तो मन या चित्त की जब बात होती है तो उसे यहां पे मानस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मानस कहा जाता है। तो मानस का कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा, तो आंसर यहां पे सी हो जाएगा भैया। जब चित्त की बात हो, मन की बात हो, तो यहां पर क्या होता है आपका? मानस हो जाता है। क्या हो जाता है लो? मानस हो जाता है। बहुत बढ़िया है, ये चीज भी बढ़िया है। ये लो भैया, सूंघ लो। हाँ, सूंघ के लगाना भैया इसको। चलो, ऊन सी है धूप की गर्मी मुलायम, ऊन सी यह धूप की गर्मी मुलायम है, खिला पाती ना जीवन फूल को। चलो भैया, बहुत बढ़िया है। अभी लास्ट में सुनते जाना क्या ले जाना है, क्योंकि याद रखना बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। अब ये बताओ, आप लोग इसको आंसर को एक ट्रिक बता देता हूं, कभी जीवन में गलत नहीं होगा। ये बताओ, कोई चीज मुलायम है, कोई चीज कठोर है, कोई चीज खुरदरी है, तो याद रखना इसको आप स्पर्श करके देखते हो। क्या करके देखते हैं? स्पर्श करके। हम लोगों ने बोला सर ये मुलायम है, तो स्पर्श ही तो किया हमने। हाँ? बिल्कुल भैया। ये बताओ, 1 सेकंड में क्वेश्चन का हल। ये लो, मुलायम देख लिया, सूंघ लिया। आपने यहां पे जैसे मान लो आपने के हाथ में रबड़ आ गई, मुलायम है। आपके लोहा आ गया, कठोर, स्पर्श किया ना हमने। समझ में आ रही है ना बात? रीवा है ना, बढ़िया है भैया। ये बताओ, भोपाल कितने बच्चों का है? हाँ, भोपाल में ही रहूंगा बेटा, 20, 21, 22 में, ठीक है ना? जो भी बच्चे हैं, हाँ 22 में हो सकता है इंदौर रहूं मैं। हाँ, भदौरिया जी क्या लिख रहे हैं? सरल आएगा कठिन उस पर बात करेंगे। यहाँ आंसर लगाओ पहले। ए हो गया बेटा। क्या हो गया? ए हो गया। आगे बढ़ जाओ। ये दिया गया है, पशुचारण, कृषि, वाणिज्य किस प्रकार में आते हैं? तो पशुचारण, वाणिज्य ये किस प्रकार में आते हैं? तो ये बताओ, कृषि है या पशुचारण है या वाणिज्य है? तो ये यहां पर किस में आते हैं भैया? ये दृश्य व्यापार में आते हैं। ये दृश्य व्यापार, और वैसे भी व्यापार वाणिज्य है, इसमें भी व्यापार है, इसमें भी व्यापार है, तो दृश्य वाणिज्य व्यापार हो जाएगा। ठीक है भैया?
हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ डन। जेहि यस परिमत मत चंचरीक चारण भरत दिस विदिशन अनुरक्त तू तो मल्लिका पीड़ नृप। लो भैया, लो भैया आ गया मामला। हाँ डन, आ गया मामला। देखो यहां पर याद रखना, चंचरीक चरण हो गए, ये आपका पीड़ हो गई, पीड़ा हो गई, यहीं से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो अब देखो, जब भी ऐसा कंसेप्ट आए ना कि जब यहां पे आपको मल्लिका पीड़ आ जाए, नृप आ जाए, ठीक है ना भैया, तो नृप या पीड़ा के साथ में तो ये आपका यहां पे बीभत्स में जाता है। तो बीभत्स मतलब घृणा, घृणा मतलब घृणाण, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाओ कबूतरों। ये रहा, सनसनाती सांझ सुनी वायु का कटला खनकता झींगरों की खजली पर झांझ सा बीहड़ झनकता। लो भैया, हाँ सर थोड़ा रुक जाओ, ठीक है भैया रुक जाते हैं, कहां दिक्कत आ रही है। अब भैंस पानी में नहीं जानी चाहिए भैया। 48 का क्या था भैया, ये तो यहां पे दृश्य व्यापार बिंब होता है बेटा, एक वस्तु होता है, एक व्यापार होता है, तो यहां पे वाणिज्य आ गया ना, कृषि और पशुचारण जो होता है वो व्यापार में जाता है बेटा, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो याद रखना, मैंने अभी आपको बताया था कि जब यहां पे अनुकरणात्मक आता है, जब यहां पे अनुकरणात्मक क्रिया आती है, या फिर जब यहां पे ध्वनि आती है, तो देखो सनसनाना, झनझनाना, फन फनाना, ये सब किसमें झनझनाना, ये सब साउंड है। और जहां साउंड आएगा वो दिखता नहीं है, सुनाई देता है इन कानों से, ठीक है ना। हाँ तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ जाएं। भोपाल चलो, ठीक है भैया डन। सर मैं बीकॉम किया है और मैं हिंदी एग्जाम दे रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं, फाउंडेशन में होगा ना बेटा। एक क्वेश्चन दो बार आए ना तो क्या करें, हट जाएगा बेटा। हाँ हट जाएगा बिल्कुल। 20 तारीख को बेटा जो मैं क्लास लूंगा ना, उसमें आपको रिव्यू बता दूंगा पूरा। हाँ आगे, अब ये लो भैया, अब यहां पे समझना। ये रहा, इन अनागत का क्या करें, करें क्या जो कि अक्सर बिना सोचे बिना जाते सड़क पर चलते अचानक दिख जाते। ऊपर के वाक्यांश में बिंब विधान बताइएगा यहां पर कौन सा होगा। ममता जी धन्यवाद भैया, ठीक है। अच्छा ऐसा, अब देखो यहां पर ये पंक्ति किसकी है, किस कवि की है, बताइएगा भैया। अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ डरना नहीं है भैया, किसी भी कबूतर को भोपाल रहूंगा मैं, टेंशन मत लो भैया। जो भी बच्चा अंदर जाएगा ना भैया उससे मिल लूंगा, और मैं बोलूंगा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, और अंदर से लौटना तो 90+ लाना, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन अगला, ये किसकी पंक्ति है भैया। हाँ तो ये यहाँ पर केदारनाथ सिंह की है, किसकी है भैया, केदारनाथ सिंह की है। दिख जाता, अचानक दिख जाना, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे दिख जाने का मतलब ही क्या होता है भैया, दृश्य होता है, क्या होता है, दृश्य होता है, ठीक है भैया। हाँ अब देखो यहाँ पर आप लोग 2-3 सेकंड के लिए सुन लो भैया, 2-3 सेकंड के लिए सुन लो भैया, सुनना यहां पर आप लोग, यहां पर देखना भैया, सुनना रे कबूतरों सभी। हाँ ये रहा भैया कल 25 नंबर वाला मामला। चलो भैया देखना, ये बेटा यहां पर कल, ये है आपका यहां पर कल, कल शाम 7 बजे, कल शाम 7 बजे,
5 घंटे लगातार। इसमें 14 टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं भैया, याद रखना, सुन लो सभी। 14 टॉपिक कंप्लीट हैं और आपके 25 अंक भी कंप्लीट हैं इसमें। अब देख लेना, जो बच्चा अगर इस क्लास को कल शाम को 7 बजे ना ले पाए तो फिर ये मत कहना कि सर व्याकरण हमारा गलत कैसे हो गया। हाँ बेटा, व्याकरण कैसे गलत हो गया? व्याकरण गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, डन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लो बेटा आप लोग 2-3 चीजें। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह व्यवस्थित ले जाना बेटा। ये कल क्लास नहीं है, ये पूरा व्याकरण है। इसकी पूरी रूपरेखा में आपको बता देता हूं। क्वेश्चंस रहेंगे, फिर बाद में यहां पर जैसे मान लो मैंने पर्यायवाची कराए तो पर्यायवाची 30-40 शब्द रहेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट, 20 मान लो। वाक्यों के लिए 1 शब्द करवाए तो 20 मान लो, विलोम करवाए तो 50 मान लो, क्वेश्चन करवाए फिर उसके बाद यहां पर उस तरीके से करवाएंगे ताकि यहां पे आपके क्वेश्चन भी बन जाए और रिवाइज भी हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाए। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है ना, डन। डॉक्यूमेंट बेटा आप लोग सही ले जाना, फोटो और आधार कार्ड, ठीक है ना। हाँ हाँ, जिनका भैया भोपाल है तो भोपाल में आपको 20 को मिल जाऊंगा, 21 को मिल जाऊंगा, 22 को इंदौर मिल जाऊंगा, ठीक है ना, डन। और जितने भी बच्चे हैं भैया कल इस क्लास को कोई नहीं चूकेगा। हाँ ये वाली क्लास याद रखना, पूरा का पूरा कंसेप्ट एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाला है। तो सभी बच्चे अभी से एक काम करना भैया, सभी बच्चे कल की इस क्लास को बेटा शेयर कर दो। कल यहां पर मध्य प्रदेश का हर बच्चा लाइव होना चाहिए, ठीक है ना। ये काम आप कर देना भैया। लिंक डल चुकी है, कल शाम को 7 बजे मिलेंगे आप सभी बच्चे। बस लास्ट में अपना अपना स्टेटस बना लेना ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं उसमें, और जहां जहां आप शेयर कर सकते हो वहां वहां कर सकते हैं। और सब MCQ के साथ में मोस्ट चीजें रहने वाली हैं, ठीक है ना। चलो बेटा, कितने बच्चे एग्री हैं, कितने बच्चे चाहते थे कि संपूर्ण व्याकरण की मैराथन आए 5 घंटे की? हाँ ये कल व्याकरण की सर्जरी होने वाली बेहतरीन तरीके से, पोस्टमार्टम करेंगे अपन, ठीक है ना, डन। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और एक और चीज का विशेष ध्यान रख लो भैया कि जो बच्चे हैं बाद में मुझे कमेंट करके बताना, ये व्याकरण की क्लास कल शाम को 7 बजे जो होने वाली है, बिल्कुल भैया 16 तारीख को शाम को 7 बजे बेहतरीन क्लास। तो बिल्कुल भैया 16 तारीख शाम को 7 बजे व्याकरण की 5 घंटे की महामैराथन आने वाली है। सभी बच्चे जुड़ना ना भूलें क्योंकि वर्ग 2 के अंतिम यहां पर जो क्लास है व्याकरण की वो आने वाली है। और बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे प्रश्न रहेंगे, कंसेप्ट रहेंगे। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बोलिए भारत माता की जय।